ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है अल्काज़ार 2.0। ठीक है, अल्काज़ार 2.0 में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है, मतलब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हम लोग करेंगे। जैसे हमारे पास कौन कौन से चैप्टर है क्लास 12 बोर्ड के लिए सीबीएसई में, तो हमारे पास चैप्टर्स हैं सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड देन हमारी पूरी ऑर्गेनिक है, दैट इज हेलोइल्किन, हेलोइरिन, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, एंड फिर तुम्हारा अमाइन एंड बायोमोलिक्यूल। तो सारी चीजें तुम्हारे को चैनल पर अब मिल रही होगी 2.0 में। हम लोग 2.1 में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को कवर किया है। ठीक है, तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन पार्ट, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है भाई, और जिसको भी इस पर्टिकुलर सीरीज की, इस पर्टिकुलर लेक्चर की नोट्स चाहिए वो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेस कर सकते हो, नोट्स नीचे अवेलेबल है। 2026 वाले बच्चे इसको फॉलो कर सकते हो। बहुत ही अच्छे स्कोर रहे हैं लास्ट ईयर हमारे। ठीक है, 85 से लेकर के 95 की रेंज में हम लोगों के काफ़ी सारे स्टूडेंट ने स्कोर किया है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी 2026 के लिए भी प्रोसीड करेंगे। क्या क्या चीज़ें होने वाली है अल्काज़ार 2.0 में, इसके लिए किसी दिन और कोई एक वीडियो और लेकर के आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो मैंने अटैच करके रखा हुआ है, ये फाइल अराउंड 58 पेजेस की है मेरे ख्याल में, 58 पेजेस की है ये फाइल। तो इस पर्टिकुलर फाइल में 58 पेजेस मतलब ऑल टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम लोगों ने स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है सॉल्यूशन के बारे में, जिसने अल्काज़ार 1.0 से आया है जो लोग, तो उन्हें तो पता ही होगा कि हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रही है ऑलरेडी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा माइंड मैप होता है क्यूट सा। तो माइंड मैप देखो, क्या माइंड मैप क्या कह रहा है, हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग मोलैरिटी डिस्कस करेंगे, मोलैलिटी डिस्कस करेंगे, है ना, मोल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, है ना, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये दोनों और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन क्या है। ठीक है, मतलब बेसिकली विच वन इज कंसिडरेबल, मतलब इन ऑल एवरी केसेस किसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ये भी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे आज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो दो लॉज है हमारे, हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ। हेनरीज लॉ को भी अलग से देखेंगे। हेनरीज लॉ छोटा सा लॉ है और उसके एप्लीकेशन भी 2-3 ही है। रॉल्स लॉ बड़ा है क्योंकि रॉल्स लॉ के अंदर में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एजियोट्रॉप्स के बारे में। एजियोट्रॉप्स 2 तरीके का पॉसिबल होता है, वो भी देखेंगे किस किस तरीके का। देखो ये वन शॉट है, किसी ने अगर फुल लेंथ वीडियो कर करके आ रहे हो स्कूल में टीचर से, ट्यूशन वाले टीचर से, किसी से भी, तो उसके बाद तुम्हें ये चैप्टर समझने में आसानी होगी क्योंकि हर पर्टिकुलर पॉइंट को मैं डिटेल डिस्कस नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आरएलवीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एबनॉर्मल मोलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर, और फिर हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। ये होगा हमारा पूरा का पूरा चैप्टर का स्ट्रेंथ। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर तुम्हें ये याद रखे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। क्या होता है उसमें, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। द प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने 3-4 बार लिख दिया, 3-4 बार बता भी दिया है कि अगर हमारे से किसी ने पूछ लिया, होमो मतलब होता है सेम जैसा, ठीक है, हेटेरो मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो जब हम लोग जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखेंगे कि हमारे पास एक हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्स होता है, एक होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स है वो सेम टाइप के लिगेंड्स लगने वाले कॉम्प्लेक्स को हम लोग होमोलिटिक कहते हैं। वेयर एज अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स लग रहे होंगे तो हम उसे हेटेरोलिटिक कहेंगे। ये बात को बड़ा अच्छे से समझ लो, ध्यान रखना। ठीक है, उसी तरीके से जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, 2 और 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन में और भी चीजें हैं यार, तो मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन के मतलब बाहर आके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी सारी चीजें हमें स्क्रीन पे मिलेगी। नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगर सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन में भाई देखो सॉल्यूशन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तुम्हारा है सॉल्वेंट और दूसरी चीज है तुम्हारी सॉल्यूट। द थिंग्स या फिर द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट।
ठीक है। जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सोल्यूट कहते हैं। अगर कोई भी चैप्टर तुम डिस्कस कर रहे हो तो उसका बेसिक्स क्लियर रखना। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हर तरफ, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके अंदर, ठीक है, उनके कंपोजिशन यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है, ये हम समझ गए। होमोजेनियस मिक्सचर के बाद मैंने जस्ट बताया सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो अमाउंट, तो जो चीजें मैक्सिमम अवेलेबल है ना, मतलब सॉल्वेंट जो होता है वो जो कंपोजिशन है या जो पार्ट है किसी सॉल्यूशन का जो ज्यादा है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक मैंने बीकर लिया, उसमें पानी लिया और उसमें सॉल्ट डाल दिया, तो जो पानी है वो मान लो 3 लीटर है और जो सॉल्ट है वो मान लो 2 ग्राम है। तो ये जो पानी है ना ये बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी सॉल्ट, तो हम लोग पानी को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और जो तुम्हारा 2 ग्राम है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो भाई ये बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल में। तो सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलकर बनता है। सॉल्यूट जो होता है वो प्रेजेंट होता है लेसर अमाउंट में, सॉल्वेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है ग्रेटर अमाउंट में। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे सारी चीजें लिखना इम्पॉसिबल है यार, कि अगर मैं वीडियो बनाने बैठूं और सारी चीजें तुम्हारे सामने लिखूं तो इट विल टेक डेफिनेटली मोर देन 5 आवर 6 आवर, तो उतने बड़े वन शॉट बनाना नहीं मुझे। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस वन शॉट इन 1 to 2 आवर्स, ठीक है, मतलब 1.5 to 2 आवर्स के बीच का ही हमारा ये जो है रहने वाला है लेक्चर, ठीक है। अब जो हमारा सिलेबस है वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बनता है। दैट इज व्हाई आई रोट ओनली, है ना, तो यहाँ पे ओनली है, मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर के जो सॉल्यूशन बनेगा उसको अपन कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट, मैं बार बार लिख देता हूँ तो इन चीजों को। अब ये एनसीईआरटी बुक का एक पहला पेज है, उसमें हमें दिया गया है कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस हमें पढ़ने हैं। दैट पेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट उससे कोई खास क्वेश्चन तुम्हारे को आएगा नहीं, कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है तुम्हारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास 3 तरीके का सॉल्यूशन होता है। एक गैसियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है और सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट होता है और उसका जो एग्जांपल होता है, ये थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए तुम्हें। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिक्विड के बारे में लिख दिया, इसके बाद मैंने सॉलिड के बारे में लिख दिया। इस पेज को एक्सेस करने के लिए तुम एनसीईआरटी में चले जाओ, एनसीईआरटी की जो बुक है तुम्हारे पास उसके फर्स्ट पेज पे ये सारी चीजें तुमको अवेलेबल कराई गई है एनसीईआरटी में ही, तो वहां से देख सकते हो। गैस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या होगा, गैस, अगर सॉल्वेंट क्या होगा, गैस, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैसेस हैं, तब भी वो गैसेस सॉल्यूशन है। अगर कोई एक है, मतलब अगर सॉल्वेंट है गैस और सॉल्यूट है लिक्विड, यहाँ पे सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट है गैस, मतलब इफ वी हैव अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस, सॉल्वेंट हमेशा गैस है, इफ वी हैव अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट हमेशा गैस है, तो हम उस तरह के सॉल्वेंट को, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। उसी तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, बाकी ये तीनों कोई और हो सकते हैं, मतलब सॉल्यूट जो हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन पे। सॉलिड सॉल्यूशन में अगेन जो तुम्हारा सॉल्वेंट वाला पार्ट है, इट विल बी अ सॉलिड, उसके बाद जो तुम्हारा सॉल्यूट है इट कैन बी गैस, सॉलिड, लिक्विड, कुछ भी, ठीक है जी। मिक्स, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के पूछ सकते हैं वो तुमसे कि ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं हम लोग। इसके बाद जो मैंने बताया था, फर्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक सा था, और उसके बाद हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो ये रहा कंसंट्रेशन टर्म में पहला टर्म जो है मोल फ्रैक्शन, जिसको डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। दूसरा है मोलैरिटी, तीसरा है मोलैलिटी, ठीक है, पार्ट पर मिलियंस, W/W परसेंटेज, V/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज, नॉर्मेलिटी और इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स तभी समझ में आएगा जब तुम इस पूरे के पूरे ऊपर के टॉपिक को अभी इस लेक्चर में समझ लेते हो, तो नोट पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाएगा, और जो नोट पॉइंट है वहां से तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो प्लीज उसको समझने की कोशिश करना। बहुत ही कलरफुल नोट्स बनाया है मैंने ताकि तुम लोगों को अच्छा लगे स्क्रीन, ठीक है। चलो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन तुम लोगों को समझाने के लिए। अगर मोल फ्रैक्शन को बताऊं, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो यार, मोल्स का रेशियो, किसके मोल्स का, अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, और हम क्योंकि डिस्कस कौन सा कर रहे हैं, सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या ही हो सकता है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सही बात है। तो जब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, किसका मोल फ्रैक्शन, इन दोनों का, मतलब अगर तुमने मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ ए, मतलब मान लो कोई दो कंपोनेंट है ना, बाइनरी सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा, एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है, ठीक है। अब अगर तुमने मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स कर दिया तो यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ टोटल मोल्स, मतलब जो है उस सॉल्यूशन में, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन तो सिर्फ दो ही होगा, तो मोल्स ऑफ ए ऊपर है तो मोल्स ऑफ ए प्लस बी नीचे होगा, मतलब वो टोटल मोल हो गया, ठीक है जी। आ जाओ, मोल फ्रैक्शन को एक्स से, या फिर इसको कुछ लोग कहते हैं काई, साई, जो भी कह सकते हो कह लो यार, मैं तो अभी फिलहाल के लिए एक्स ही कहने वाला हूँ, एक्स से हम लोग डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन को। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मोल, देखना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ a required component to the total number of mole,
रिक्वायर्ड कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव, देखो यहाँ पे मैंने समझाया भी है, बिकॉज वी हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन इन आवर सिलेबस। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, होल्ड ऑन, बाइनरी सॉल्यूशन में सर ए और बी होता है, क्योंकि वो दो कंपोनेंट से तो मिलके बनता है भाई, बोलो। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन ए और बी है, ठीक है। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें किसी भी एक कंपोनेंट का, मान लो मैंने ए के लिए निकाला है, थोड़ी देर के लिए किसके लिए निकाला है, ए के लिए, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल मोल आएगा, ए का भी मोल और बी का भी मोल, दोनों को जोड़ने के बाद जो बनेगा वो हमारा नीचे बनेगा, ठीक है। फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स, हम लोग जो है मोल्स को लिखते हैं Na, मोल्स ऑफ बी को लिखते हैं Nb, और जो फॉर्मूला आता है वही आता है यार। देखो क्योंकि ये बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं होने वाला है, एज आई सेड वन शॉट है, ईच एंड एवरी टॉपिक मस्ट बी कंप्लीटेड इन दिस वीडियो, बस इतना हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ से XA का फॉर्मूला जो तुम्हें समझ में आया वो आया Na अपॉन Na प्लस NB, Na प्लस NB, तो ये तुम्हारा XA का फॉर्मूला आया, ठीक है। नीचे आएगा टोटल मोल्स, ऊपर वो वाला मोल आएगा जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, जिसकी मोल फ्रैक्शन तुम्हें इनको निकालनी है, जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है भाई मेरे, उसको ऊपर ले लो। जैसे अगर मान लो मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मोल्स ऊपर लो, नीचे तुम टोटल मोल्स लो, नीचे तुम टोटल मोल्स लो। अच्छा एक चीज याद रखना, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन वी हैव XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, वी हैव XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि मोल फ्रैक्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है। मोल फ्रैक्शन में किसी भी तरह का डाउट हो सकता है तो तुम लोग पूछ सकते हो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में, और तुम मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं उस पर भी रिप्लाई कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या स्टार्ट करना है, वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, ऑब्वियसली वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होगा ऊपर तुम लोगे, जैसे अगर मान लो किसी भी तुमने किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो तुम उसका वॉल्यूम ऊपर लोगे, जिसका भी निकालना है। अरे यार जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन था ना, ए बी को याद रखना बस, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन की बात करनी है तो हम लोग ए बी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें ए और बी के बारे में निकालना है चीजें, तो तुम क्या करोगे, जैसे अगर मान लो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, तो तुम क्या ऊपर क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए, नीचे लोगे टोटल वॉल्यूम और इनटू करोगे 100 से। सर क्यों किया इनटू 100 से, बेटा तुम्हें निकालना परसेंटेज है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया भी मैंने, 10% इथेनॉल इन वाटर, क्या मतलब इसका, 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट 10 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विद 90 ml ऑफ वाटर। अब यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, तो मैं एक छोटी सी चीज लिख करके तुम्हें इसको समझाता हूँ, रुको। देखो भाई, अगर तुम्हारे से सॉल्यूशन की बात की गई है, अगर तुम्हारे से सॉल्यूशन की बात की गई है, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सर सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है। अच्छा तो अगर इसको माना है मैंने y, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल है भाई, मैंने माना है बस। तो अगर मान लो सॉल्यूशन जो है वो 100 ml का होगा, और क्या होता है 100 ml का ही होगा, 100 ml का अगर ये है, और मैंने तुमसे खुद से कह दिया कि 10 ml मैंने एथेनॉल रखा है, तो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल सॉल्यूट है सर, तो 10% 10 मतलब 10 ml एथेनॉल रखा मैंने, प्लस 90 ml क्या रखा होगा, ऑब्वियसली सर सॉल्वेंट, और देखो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा भी होता है। तो इस चीज को याद रखना कि जो भी तुम्हारा दिया हुआ, जैसे इन्होंने दिया था हमें क्या, कि 10% एथेनॉल इन वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम या फिर 10 ml, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर अभी हम लोग इथेनॉल की बात कर रहे हैं जो कि लिक्विड है, और वाटर की बात कर रहे हैं जो कि अगेन एक लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 ml ऑफ इथेनॉल इन व्हाट, इन ओवरऑल सॉल्यूशन कितना है 100 ml, तो 10 पर अगर 10 ml तुम्हारा 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml तुम्हारा ग्लूकोज है, तो बाकी 90 ml क्या होगा, वाटर होगा सर, बाकी 90 ml क्या होगा, वाटर होगा सर। बढ़िया बात है सर, है ना। यहाँ पे देखो मैंने समझाया अभी, फिर से तुम लोगों को यहाँ पे भी बता दिया, तो इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं हो सकता है एक ही चीज को वापस से लिख दूं, तो वो नोट्स में तुम्हें मिलेगा, फिर भी टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का है। देखो यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया ना, सॉल्वेंट 90%, तो 90 ग्राम वाटर 10 ग्राम एथेनॉल। अगर ये ग्राम के बारे में बात करते हैं, फिलहाल हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए 90 ml लिया गया है। अदरवाइज अगर कहते कि 10% ऑफ एथेनॉल, सॉरी 90 ग्राम वाटर लिया गया और 10 ग्राम एथेनॉल लिया गया है, अगर हमसे कह रहे होते कि वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि हम लोग टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर हम लोग लेंगे वॉल्यूम ऑफ ए, नीचे लेंगे टोटल वॉल्यूम, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, टू गेट द थिंग इनटू परसेंटेज। उसके बाद हम लोगों का आता है वाटर के बाद मास। तो अगर यहाँ पे देखो ये रहा टॉपिक, मास परसेंटेज होता है W बाई डब्ल्यू परसेंटेज। W बाई डब्ल्यू परसेंटेज का मतलब होता है ऊपर जो आएगा तुम्हारा वो आएगा वेट ऑफ द कंपोनेंट,
ऑफ जिसका भी तुम निकाल रहे हो यार, अगर मान लो ए का निकाल रहे हो तो वेट ऑफ द कंपोनेंट ए, नीचे आ जाएगा टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, इनटू कर दोगे 100 से। नीचे याद रखना यहाँ पे हमेशा सॉल्यूशन का वेट लोगे बेटा, जब यहाँ पे हमने किया था तो टोटल वॉल्यूम का जो टोटल वॉल्यूम है जो सॉल्यूशन का वो लिया था, यहाँ पे जब हम लोग कर रहे हैं तो टोटल वेट लेंगे सॉल्यूशन का वो करेंगे। अब यहाँ पे भी सेम एक एग्जांपल लिया था मैंने, एकदम एग्जैक्टली कॉपी कर दिया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल था वॉल्यूम परसेंटेज में, सेम एग्जांपल है वेट परसेंटेज में। अगर वेट परसेंटेज में तुमसे कहा गया है, जो कि इन्होंने कहा है हमसे 10% ऑफ ग्लूकोज सॉरी सक्रोज इन वाटर, क्या मतलब इस बात का भाई? इस बात का मतलब ये होगा, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें समझा दिया कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, राइट? तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि भैया 10 ग्राम जो है सक्रोज सर कहाँ पे है बेटा? एक चीज समझो यार, ये 10% सुक्रोज कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं? 10% सुक्रोज, बचा हुआ 90% क्या होगा सर? 90% क्या होगा? पानी होगा सर। क्यों सर? आपको कैसे पता चल गया कि 10% सुक्रोज है और 90% वाटर है? भाई एक बात बताओ, इस कोई भी चीज होगी दुनिया की वो 100% होती है। तुम्हारा मार्क्स जो एग्जाम में आता है वो 100% ज्यादा आता है क्या? किसी का ऐसा है कि 105% मार्क्स आ गया? हाय, सीबीएसई का बहुत बड़ा ग्लिच होगा वो, ठीक है? तो 100% का सब कुछ होता है। तो अगर 100% के हिसाब से देखो तो क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो तुम्हारा 100% का है, अब उसके अंदर में दो पार्ट है। क्या पार्ट है? देखो 100% था, दो चीज होंगी। कौन कौन सी चीज होंगी सर? एक चीज होगा तुम्हारा सॉल्वेंट, और ये 100% क्या है? ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन 100% था, दो चीजें होंगी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब इसमें से इन्होंने मेंशन किया कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, सक्रोज है, ठीक है? तो 10 ग्राम सक्रोज क्या होगा? 10 ग्राम सक्रोज कम है ना भाई, तो 10 ग्राम सक्रोज जो होगा वो अपना सॉल्यूट होगा। और जो बचा, कितना बचा? 90 ml। क्या बचा? वो बचा हमारा क्या? पानी। तो ये समझ में आ गया होगा आई गेस। बहुत डिटेल डिस्कशन हो गया, टाइम लग गया इसमें, 16-17 मिनट हो गया, सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पार्ट पर मिलियंस। पार्ट पर मिलियंस क्या होता है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, मतलब इसको बहुत ज्यादा सीरियसली समझो। हो सकता है पार्ट पर मिलियंस, पार्ट पर बिलियंस तुम्हारे एग्जामिनेशन में ना पूछा जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको समझेंगे। पार्ट पर मिलियंस जो होता है वो बहुत ही छोटी वैल्यू को दिखाता है बड़ा करके। कैसे समझाएंगे सर? कैसे समझाओगे आप इस बात को? तो समझो, इट इज सिग्निफिकेंट इज यूज टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, जो कि मैंने भी तुमको बता दिया। अब होता क्या है कि जैसे देखो, अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर डस्ट कितना है, ठीक है? उसके अंदर पॉल्यूशन कितना, ऑब्वियसली वो बहुत कम होगा। अब ये जो हल्ला हो रहा है दिल्ली में, बहुत पॉल्यूशन, दिल्ली में पागल मत हो जाना उसको सुन के, ठीक है? ठीक बात है। अगर तुम जाकर के उसका इंडेक्स चेक करो, उसकी जो वैल्यू होती है उसको चेक करो, कभी देखना उसमें पीपीएम लिख करके आता है। व्हाट डज इट मीन कि पीपीएम है क्या? समझ में आ रहा है? समझो, वहां पे एक चीज है कि जैसे कि जो पॉल्यूशन है, अच्छा चलो पानी में चलते हैं थोड़ी देर के लिए डूब जाओ, पानी में चलते हैं। पानी में देखो क्या है, पानी के अंदर में ऑक्सीजन जो है वो कम होता है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि जो फिश होती हैं वो अपने गिल्स से साथ साथ इतनी ज़्यादा बायो में नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ से समझ में आती है कि जो पानी है उसमें ऑक्सीजन जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम है। ये तो हमें पता है बहुत बढ़िया से भाई, हाँ ठीक है। तो अगर हम पार्ट पर मिलियंस की अगर हम बात करें तो पार्ट पर मिलियंस होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ द ऑल कंपोनेंट इनटू 10⁶। एक्चुअली अगर हम बताएं तो पॉल्यूशन को अगर हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? पॉल्यूशन को। तो पॉल्यूशन ऑलरेडी हमारा क्या होगा? एटमॉस्फेयर में कम होगा। या अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या होगा? सी वाटर में मान लो, सी वाटर में मान लो तुम ऑक्सीजन, तो कमी होगा ना ब्रो, समझ रहे हो? तो अगर सी वाटर में ऑक्सीजन तुम्हारा कम है, अगर सी वाटर में ऑक्सीजन तुम्हारा कम है, तो उस छोटी क्वांटिटी को जब तुम मेंशन करोगे तो उस छोटी क्वांटिटी को तुम्हें बड़ा करना पड़ेगा। समझो बात को, अगर तुम्हें मान लो ये जो तुमने डाटा बनाया है जिसमें तुमने इंडिया के हर स्टेट का अलग से पॉल्यूशन लिखा है कि भाई इस स्टेट में एटमॉस्फेयर में इतना पॉल्यूशन है, ठीक है, इस स्टेट में इतना है, एंड तुमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो अगर तुमने जब ये बनाया होगा और तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लो किसी चलो पीएम साहब को रिप्रेजेंट करना है, हमारे नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करना है, तो अब तुम क्या उनसे क्या कहोगे? 0.0000965 जम्स हैं हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में, या जम्स कहो या फिर पोल्यूशन कहो या जो भी कहो यार, जो भी कहो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि हम जानते ही ये अमाउंट कम है। बट डायरेक्टली हम लोग ये थोड़ी ना कहेंगे कि 0.000 समथिंग है हमारे एटमॉस्फेयर में, या फिर हमारे सी वाटर में इतना कम वैल्यू है। तो इस चीज़ को बड़ी करके दिखाना है, बस इस चीज़ को हम लोग बड़ा करके दिखाते हैं, उसको हम लोग कहते थे पार्ट पर मिलियंस। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पार्ट पर मिलियंस, ठीक है भाई। पार्ट पर मिलियंस में 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं उस छोटी क्वांटिटी को, और वो क्वांटिटी थोड़ी देर के लिए बड़ी होकर के दिखने लग जाती है। तो पीएम साहब को लगा अरे हाँ चलो पोल्यूशन नहीं है, अरे नहीं भैया, ठीक है। तो ये छोटी क्वांटिटी है, इसको ये मत समझो। अब देखो दो एक इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज बता रहा हूँ। SO2 और SO3 दो इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर इनका अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो गया इन केस, तो भाई ये दोनों ही गैसेस जो हैं टॉक्सिक गैस हैं। तो ये जो क्वांटिटी होती है वो छोटी होती है, इसको बड़ा करके बस दिखाते हैं, एंड ये छोटी क्वांटिटी ही इफेक्ट्स अ लॉट,
ठीक है, इफेक्ट्स आर नॉट। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे और डाला हुआ है, 6.8 ग्राम, सॉरी 6.8 ppm, ग्राम फ्राम नहीं होता है इसमें, ppm होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना 0.0000092, तो ये क्या है, तो इसी को बड़ा करना पड़ेगा। इसी को बड़ा हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो SO2 वाला ही एग्जांपल मैंने लिया है कि 6.8 ppm SO2, तो 6.8 ppm SO2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 6.8 ग्राम ऑफ SO2 प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ है, क्योंकि ppm लिखा है तो 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ एयर में। समझ रहे हो, समझे। अगर पॉल्यूशन है तुम्हारे पास SO3 या SO2, तो तुमने SO2 को या SO3 को दिखाना है और वहां पे लिखा होगा 9.8 ग्राम, 6.7 ग्राम, 5.8 ग्राम, तो मतलब 5.8 ppm, 5.8 ppm ऑफ SO3। मतलब इसका ये हुआ कि 5.8 ग्राम ऑफ SO3 इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ एयर। 10 की पावर 6 ग्राम एयर में, या 10 की पावर, अगर मैंने मान लो ऑक्सीजन को बताया कि मैंने कहा कि 5.6 ppm ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सी वाटर, क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि 5.6 ग्राम ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन कितना, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर में। समझ रहे बात को, ये एक चीज हो गई। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ppm। ठीक है, ऑक्सीजन वाले को भी याद रखना और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग जा रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म पे, जो कि इस साल बहुत ज्यादा यूज होगा, वो है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है, क्या होता है मोलैरिटी, डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। इस क्वेश्चन को मैंने भी डाला होगा 2-3 बार, अगर देखें तो मिल जाए कहीं प्यार मोहब्बत से, लेकिन मुझे लगा नहीं रहा कि मिलने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ पे शायद नहीं है। हाँ है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। चलिए, तो फिर ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, दैट क्या कहते हैं इसे, हम लोगों ने टॉपिक कर लिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी और मोलैरिटी का डिफरेंशिएशन प्लीज याद रखना। डिफरेंशिएशन सर, डिफरेंशिएट कैसे करते हो वो याद रखना। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं होता मोलैरिटी का, मोलैरिटी कांस्टेंट हम आएगा, 0 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में चला गया ज़्यादा। ठीक है, वापस आते हैं मोलैरिटी पे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। 1000 ml मतलब 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद और भी चीजें देखेंगे। तो खैर, मोलैरिटी समझ में आ गई। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। डेफिनेशन एकदम ऐसे ही याद रखना है। क्या कह रहे हैं सर आप, क्या कह रहे हैं, मोल कह रहा हूं, मोल ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या कह रहे हैं सर, वॉल्यूम। किस में, लीटर में। वॉल्यूम अगर तुम्हें ml में दिया हुआ है तो इट इज योर ड्यूटी टू कन्वर्ट द ml इनटू लीटर्स। ठीक है, कैसे करोगे, ml इनटू लीटर्स के लिए 1000 से डिवाइड कर देना, बच्चा आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये रहा, ये मैंने करके दिखाया है। ठीक है, वाई 1/1000 सर, बिकॉज वॉल्यूम मस्ट बी इन मिलीलीटर्स। यहाँ पे ये मिलीलीटर में रहा होगा, देखो यहाँ लिखा है मैंने मिलीलीटर। मिलीलीटर वाला आंसर नहीं होगा, मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करो टू कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर, तो तुम्हारा जो चीज आएगा वो तुम्हारा बेटा आंसर होने वाला है। तो वो तुम्हारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है जी, चलो चलिए अब आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो भी देखो जल्दी से, मैं ड्राइव करके दिखा देता हूँ तुम लोगों के लिए, एक शीट ऐड करके, तो तुम लोगों को क्लियर रहेगा। ठीक है जी, ये रहा एक शीट। अब समझो मोलैरिटी क्या है, क्या कह रहे हैं सर आप, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है मोलैरिटी सर, मोलैरिटी होती है बेटा मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा मोल क्या होता है भाई, मोल क्या होता है, बचपन में पढ़ के आए हो गया, नहीं पढ़ के आए तो वापस जाओ, फिर से 11th में एडमिशन लो। n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास है ना भाई, n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास तुम्हें क्या देता है, मोल देता है भैया, मोल देता है भैया। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग W मान लेते हैं भैया, भैया नीचे m मान लेते हैं। ठीक है, तो W अपॉन m इंटू वी, W अपॉन m इंटू वी। अब क्योंकि v क्या है, v क्या है, v मिलीलीटर्स में अगर है सर, तो जनरली v को हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। तो बच्चा यहाँ पे 1000 भी तो आया होगा, तो वो 1000 जो है भैया वो चला गया होगा आपके ऊपर, आपके ऊपर। हाँ ठीक है, तो मोलैरिटी को m से डिनोट करते हैं, और जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, W इंटू 1000 अपॉन m इंटू वी। याद रखिएगा इसको, m इज द मोलर मास, W इज द गिवन वेट, और 1000 तो 1000 ही है, क्या बोले 1000 को, और v इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना है, एक चीज और याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो भी याद रखिएगा। वो ये कह रही है, वो बात ये है कि जब तुम मोलैरिटी निकालते हो भाई, तो मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ये तो बात याद रह जाती है, ये तो बात याद रह जाती है। लेकिन किसका वॉल्यूम, मेरा तुम्हारा, किसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हो तुम। ठीक है, चलो तो ये हमारी एक बात हो गई, और ये हमारी एक बात हो गई, और
अब आ जाते हैं मोलारिटी का ये रहा फॉर्मूला, ये मैंने लिख दिया, मैंने ड्राइव भी करके दिखा दिया कैसे ड्राइव करते हैं, तुम लोग भी कर लोगे, शानदार बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो 11th में जाओ। मोलारिटी पे आते हैं, अब हम लोग मोलारिटी कंप्लीट कर चुके हैं, अब आते हैं मोलालिटी पे। मोलालिटी जो होती है वो छोटे एम से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं? छोटे एम से। ये बड़े एम यहाँ थे, बड़े एम, और ये छोटे एम। अच्छा, छोटे एम से क्या होता है सर? अच्छा, मोलारिटी और मोलालिटी जो है वो दोनों ही मोल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, दोनों ही क्या है? मोल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मतलब दोनों में ही मोल्स आता है ऊपर। अच्छा, मोलारिटी देखो क्या है, मोलालिटी, मोलालिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ ध्यान देना, यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ ध्यान देना, ये मैंने मार्क किया है, हाईलाइट भी किया था, देखो ये सॉल्वेंट है बाबू और ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर में बात हो रही है, ये सॉल्वेंट के अंदर में बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे आइए, आगे आइए, तो ये छोटू m इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बढ़िया बात सर, बढ़िया बात, ठीक। मोल को ले लो n, ले लिया सर, और मास को ले लो, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, वरना गलत करके आओगे क्वेश्चन। ये जो m है ये मास केजी का है, ये मास जो है तुम्हारा किसका है? केजी का है, ठीक है। यहाँ अगर तुम्हें क्वेश्चन में ग्राम दिया होगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना 1000 से डिवाइड करके टू गेट इनटू केजी, टू गेट इनटू केजी, ठीक है। तो ये रहा, आप सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी और फिर से फॉर्मूला ड्राइव नहीं करूंगा, एकदम सेम ड्राइव होता है फॉर्मूला, बस नीचे आ जाता है, वहाँ वॉल्यूम था, यहाँ W2, वहाँ वॉल्यूम था, यहाँ W2, वहाँ वॉल्यूम था, यहाँ W2 है। W2 क्या होता है? सॉल्वेंट का मास। W1 क्या होता है? सॉल्यूट का मास। M1 क्या होता है? मोलर मास। बस इसको याद रखो, क्वेश्चन खट हो जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? खट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है जी। तो ये मैंने तुम लोगों को ड्राइव कर दिया। अब यहाँ आते हैं एक नोट पॉइंट, जो कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे कहा था कि मैं एक नोट पॉइंट कराऊंगा, ठीक है। देखो इसमें नहीं बताया था, हाँ जी, ये देखो यहाँ पे मैंने तुमसे कहा था कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि वो जो नोट पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, तो वो नोट पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं पे मैंने ऐड किया था अभी, हाँ ये रहा। देखो, नोट करने वाली बात ये है सर कि जो मोलालिटी होती है, मोलालिटी जो होती है LI, ये मोलालिटी मोलालिटी LITY वाली, LALITY वाली, और जो होता है मोलारिटी, मोलारिटी, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो मोलालिटी है तुम्हारी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। मोलालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट लिटी वाला, LIT वाला, लिट्टी, लिट्टी बिहार से हो तो अगर, ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट लिटी, ठीक है। तो जो मोलालिटी होती है भाई वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भैया? अभी देखते हैं। और जो मोलारिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। देखो, एज वी कैन सी दैट इन मोलारिटी, मोलारिटी में जो होता है वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व हो रहा है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था भैया? N/V। V क्या है सर? वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होगा सर? वॉल्यूम होगा सर, पानी होगा, कुछ होगा ऐसा, है ना, सॉल्यूशन होगा, ठीक है भाई। अब ये क्या होगा? वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो अगर हम किसी ह्यूमिड, किसी गर्म जगह चले जाएं, जैसे अभी हम लोगों ने कश्मीर में एक एक्सपेरिमेंट किया, वहां किसी चीज की मोलारिटी निकाली, कश्मीर में एक एक्सपेरिमेंट किया, वहां क्या निकाली? मोलारिटी निकाली, ठीक है। अब उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग राजस्थान में जाकर के फिर से करते हैं, और राजस्थान में हम क्या निकाल रहे हैं? फिर से मोलारिटी निकाल रहे हैं। अब बेटा इतना श्योर रखो कि जो कश्मीर में मोलारिटी आई थी और जो राजस्थान में मोलारिटी आएगी वो डिफरेंट आएगी। क्यों सर? क्योंकि भाई जो तुम्हारा मोलारिटी का कॉन्सेप्ट है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज़ है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो मतलब डिफरेंट वॉल्यूम आएगा सर। जी हाँ, डिफरेंट वॉल्यूम आएगा, ठीक है जी। चलो आते हैं आगे, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो M = N/V, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उतना टाइम नहीं है कि फिर से वापस चीज़ें समझाऊं। आधे घंटा हो गया, हमारा कंसंट्रेशन टाइम ही चल रहा है अभी बहुत बड़ा चैप्टर बचा है। सॉल्यूशन चैप्टर को तुम ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि अगर तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर को रिवाइज करना है तो जब तुम एग्जामिनेशन से पहले आ जाओ तो सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर है जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इन सारे चैप्टर्स में ना डिवीजन बनाओ, इन सारे चैप्टर में क्या बनाओ? डिवीजन बनाओ, ठीक है। कि भाई ये पार्ट में रिवाइज करूंगा, ये पार्ट रिवाइज करूंगा, ये पार्ट रिवाइज करूंगा एंड सो ऑन। वो मैं किसी वीडियो में समझाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, तो वो देखेंगे बाद में। तो बेसिकली ये है कि सॉल्यूशन बड़ा चैप्टर है, उसमें पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, फिर लॉज है, मतलब हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ के भी अंदर डिवीजन है, ठीक है। उसके बाद आती है एक और नई चीज जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये 3 पार्ट है, तो इसको भी ऐसे ही डिवाइड करो। कभी जिस दिन भी मान लो रिवीजन का हो तो एक दिन तुम पहले कंसंट्रेशन टर्म्स रिवाइज करो, दूसरे दिन जो है तुम अपना रिवाइज करो भैया लॉज, और तीसरे दिन तुम रिवाइज कर लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड इसी हिसाब से इन तीनों पे क्वेश्चन भी कर लो तो बढ़िया हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जब तुम्हारा एग्जामिनेशन आने वाला हो तो उस टाइम में तीनों के लिए छोटे छोटे वीडियोस बना दूं, 15 मिनट के, 10 मिनट के, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दूं। बट द कंडीशन इज दैट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल से लोग भाग गए थे 2-3, ठीक है, पता नहीं कौन बच्चे हैं, वो पकड़ के लाओ उनको, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल को और लाइक करो, तभी जाकर के वीडियोस आती रहेंगी, वरना नहीं आएंगी वीडियो ओपन, ठीक है। चलो तो आते हैं आगे हम लोग नीचे। इसीलिए हम लोग जो है मोलालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं
मोलैरिटी के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज़ें होती है और मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। एक छोटा सा रिलेशन है, क्यूट सा, नॉर्मेलिटी का और मोलैरिटी का। तो नॉर्मेलिटी जो होती है वो n फैक्टर होती है मोलैरिटी का। n फैक्टर क्या है भैया, जैसे NaCl है 11 में पढ़ के आया वो, तो NaCl कितने में ब्रेक करेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अरे बोलो ना, हाँ जी, NaCl जो है वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक करेगा। तो आयंस कितने हुए, 2। तो यहाँ पे जो आयंस है, आई छोड़ दो यार, आई छोड़ दो, मत जाना उसमें। तो वो जो आयन, जितना आयन में ब्रेक किया उसी को अपन कहते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, समझ गए होगे। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, सारे तुम्हारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम CBSE PYQs, CBSE PYQs। तो अब इनके सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे सॉल्यूशन में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक रहा, 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन लगाए भाई हर टॉपिक के बाद। तो मतलब क्रिस्टल क्लियर होने वाला है तुम्हारा। तो भाई हो सकता है 2-2.5 घंटे का वीडियो बनेगा, तो उसको बर्दाश्त करना, 2-2.5 घंटे बने रहो वीडियो में, तुम्हारा एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले। ओके, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखो किस तरीके से कि कौन से क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन होगा, इनको देखो, ठीक है। तो ये सारे CBSE के क्वेश्चन है, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ विच हैविंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.88। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया है, एक सेकंड सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया है वो क्वेश्चन में कितना दिया है हमको, 0.88 ठीक है। और इथेनॉल सॉल्यूशन इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक बात बताओ, मैंने तुमको ये बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 A + B इज इक्वल्स टू होता है क्या, 1। तो इफ़ 1 इज़ गिवन विथ 0.88, हमने A को मान लिया, तो जो B बचा क्या है, वो इथेनॉल बचा है, वो 1 हो जाएगा। तो XB मतलब X इथेनॉल क्या आ जाएगा, X इथेनॉल क्या आ जाएगा, 1 - 0.88। 1 - 0.88 करने पर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, 0.12 टू 10 0 1 1, ठीक है जी, 0.12 तुम्हारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ गया। अभी निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालनी है तो हमको मोल चाहिए होगा, C2H2OH, यही होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। ये हो जाएगा N2/N1 + N2, N1 + N2। सही लिखा है सर आपने, जी सर सही लिखा है बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे से N1 और N2 होगा क्या पहले, तो N1 कैसे निकालोगे बाबू, N1 कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, N1 निकल जाएगा तो N2 निकल जाएगा, ठीक है। N2 निकल जाएगा अगर, तो फिर वहाँ पे फॉर्मूले में लगा कर क्या मोलैरिटी निकाल लेंगे। तो N1 कैसे निकलेगा सर, चलो N1 देखो कैसे निकलेगा, हट भैया, N1 होता है वाटर के लिए। तो वाटर का मास कितना होता है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो हमारे को कंडीशन पता होती है, मोलैरिटी निकालनी है, तो वो हमारा हो जाएगा गिवन मास। और गिवन मास कितना होता है, क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालनी है, हम ग्राम में मास लेंगे, और क्योंकि जो कंडीशन है मोलैरिटी के लिए वो है kg वाली, और 1 kg होना चाहिए। तो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम अपॉन जो है तुम्हारा 18 है, ये आ जाएगा तुम्हारा 55.5 मोल्स। इसको तो याद ही कर लो, मुझे याद हो गया ये 55.5 मोल्स। ये हर साल ही लेता हूँ यार ये क्वेश्चन तो मैं, ठीक है। तो N1 तुम्हारा आ गया, N2 तुम निकाल सकते हो। अभी तुम्हें काई की वैल्यू दी हुई है 0.12 इज इक्वल्स टू N1 की N2 की वैल्यू नहीं पता है सर, N1 की वैल्यू 55.5 है सर, और यहाँ पे से ये N2 है, इसको इधर ले जाओ। तो 0.12 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 55.5 के साथ प्लस N2 के साथ, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास फिर से N2, ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, एक सेकेंड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर कहाँ चला गया भाई, हाँ जी, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें 0.12 इंटू 55.5 को, है ना, प्लस 0.12 इंटू N2 इज इक्वल्स टू N2 हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ जी सर। तो यहाँ पे से बनेगा 0.12 क्रॉस 55.5, यह आ जाएगा सर आपका 60, सॉरी एक सेकेंड गलत हो गया, 0.12 क्रॉस 55.5 ये आ रहा है 6.6, कितना आ रहा है ये 6.6 प्लस 0.12 N2, इधर ले जाओगे N2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - 0.1 - 0.12, या जाएगा 0.88, 6.6 इज इक्वल्स टू आ रहा है तुम्हारा 0.88 N2। ये आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। तो अब मैं इसको इधर लेकर के आऊँगा N2 में, तो ये डिवाइड हो जाएगा ये यहाँ पे आके। तो बेसिकली जो हमारी N2 की वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी कहीं कहीं पे 7.5 के आसपास, 7.5 के आसपास, ठीक है।
अब हमें निकालना क्या है, मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मोलालिटी होती है मोल्स अपॉन मास। तो मास केजी में लोगे तो वो 1000 होता है, तो मतलब 1 kg हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हम लोगों ने 1000 लेकर के रखा है उसको। तो ये 7.5 m मोलालिटी बन जाएगी, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, आई होप ये आंसर तुम्हें क्लियर होगा मोलालिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है वो मास परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी गई है, मैं कुछ का लिख देता हूँ। देखो ये मोलालिटी पूछी है, तो मोलालिटी क्या होती है तुम्हारी बताओ मोलालिटी क्या होती है। सर मोलालिटी आपने अभी पीछे डेफिनेशन तो पूरा आपने लिखा रखा है ऑलरेडी, और मोलालिटी होती है मोल्स अपॉन मास इन केजी, मास इन केजी। ठीक है, हमारा जो मोलालिटी है वो क्या हो गया, मोलालिटी इज इक्वल्स टू एन अपॉन मास इन केजी। ठीक है, ये याद रखना, इसको ऐसे डिफाइन कर दोगे। वेट बाय वॉल्यूम तो ऊपर आ जाएगा, अगर हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा वेट ऑफ द कंपोनेंट, ऊपर क्या आएगा मास ऑफ द कंपोनेंट या फिर वेट ऑफ द कंपोनेंट, और नीचे उसी कंपोनेंट का वॉल्यूम, उसी कंपोनेंट का वॉल्यूम, और उसको क्या क्रॉस करोगे तुम 100 से, टू मेक इट इनटू परसेंटेज, टू मेक इट इनटू परसेंटेज। ठीक है, और पार्ट पर मिलियंस मैंने पीछे लिखा है। पार्ट पर मिलियंस बहुत छोटी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, और जो जैसे कि मतलब ऑक्सीजन जो है या फिर जो तुम्हारा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन जो है कहाँ, इन सी वाटर, इन सी वाटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली डेफिनेशन, ये हो जाएगा हमारा डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि हमारे को दिया गया है 4 ग्राम क्या दिया था क्वेश्चन में, 4 ग्राम ऑफ NaOH आर कंटेन्ड इन अ 1 डेसीलीटर। यहाँ पे ये कन्वर्जन है भाई, यहाँ ध्यान रखना, डेसीलीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलालिटी, मोलालिटी फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, कुछ मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसको काट दो, यहाँ पे इसको ऐसे से काट दो भाई, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है हमारे को, और क्या निकालना है 1 डेसीलीटर में, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोलालिटी ऑफ NaOH और मोलालिटी, तीनों चीज़ निकालनी, डेंसिटी दी हुई है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करना, क्योंकि मोलालिटी जो होती है वो क्या होता है, डेसीलीटर दिया हुआ है ना, तो ठीक है। ये जो डेसीलीटर दिया हुआ है भाई, ये तुम्हें वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच का रिलेशनशिप दिया हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स होती है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। तो मास तुम्हें दिया गया है जी, डेंसिटी तुम्हें दी गई है जी, वहाँ से क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम जब मिल जाएगा तो उसे क्या करोगे, मोलालिटी वाले फॉर्मूले में पुट करोगे और तुम मोलालिटी निकालोगे। तो मोलालिटी क्या होती है भैया, मोल्स ऊपर आ जाएंगे, अपर नीचे आ जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो मोल्स ऊपर आएंगे अगर, तो मोल्स कितने हो जाएंगे 4 अपॉन NaOH का मास कितना होता है 23 प्लस 16 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 24 और 16, ये तो 40 आ रहा है आई गेस। ठीक है, ये तो 40 आ रहा है आई गेस। डेसीलीटर में मास दिया है ना, कितना दिया है वैसे, है कितना सॉल्यूशन इन 1 डेसीलीटर। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ लीटर्स में, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा 1 डेसीलीटर होगा। 1 डेसीलीटर मतलब होता है 0.1 लीटर्स, 0.1 लीटर्स। तो यहाँ 0.1 लीटर ही रहने दो उसको, अरे यार 0.1 है ना लीटर्स। तो ये हो जाएगा 4/40 इंटू 0.1, मतलब वो हो जाएगा 10, और वो आ जाएगा ऊपर, और ये 4 10 कट जाएगा, ये बन जाएगा 1। ओह शिट मैन, तो जो तुम्हारी मोलारिटी आई बाबू, वो कितना आई, मोलैरिटी जो आई सर वो आई 1। मोलैरिटी कितनी आ गई 1 सर, मोलैरिटी कितनी आ गई 1। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट निकालने के लिए मोलैलिटी, नेक्स्ट निकालने के लिए आ जाओ मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या आएगा, अगेन वही आएगा 4/40, ये तो ऊपर रहेगा ही। मास निकालना पड़ेगा। अच्छा, मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कर सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका मतलब है ये मास आएगा। वॉल्यूम दिया था क्वेश्चन में ना 100 ml, 100 ml इंटू 1 पॉइंट कितना है डेंसिटी 1.038, 1.038। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ 1000 ml होगा ना, सॉरी माय फॉल्ट। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा कितना, एक सेकेंड, 1000 इंटू इतना, तो ये आ जाएगा 103.8। ठीक है, 103.8 ये आ रहा है फिलहाल के लिए हमारा। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 100 ml होगा। तो ये 103.8 आया हमारा, क्या ये 103.8 आया हमारा सर मास की वैल्यू। तो मास को यहाँ रख दो ना, मास को यहाँ रख दो, कितना आया था सर 0. मास जो आया मास तो मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास है 103.8, और जो तुम्हारा मास वहाँ पे वो 4 है, तो ये बन जाएगा 1083, मतलब 99 पॉइंट समथिंग बनेगा, 99.8 बना। 99.8 जो है वो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये बहुत छोटी वैल्यू बनेगी, 1000 से डिवाइड करोगे 0.0998, ये तुम्हारा केजी बन रहा है, समझ रहे हो भाई।
तो ये रहा 0.0998, इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द मोलैलिटी। अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऊपर मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, जिसका निकालना है, किसका निकालना है, किसका निकालना है भाई, NaOH का। नीचे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस, ये मोल होगा बेसिकली, NaOH प्लस क्या बचा, एक और सोल्यूशन में क्या है, वाटर होगा ऑब्वियसली। तो NaOH के लिए दिया हुआ है 0.1 मोल। नहीं अगर तुम्हें पता है तो कैसे निकालना है वो तुम्हें पता है भाई, अभी निकाल के भी दिखाया था मैंने। 4/40 जो होता है वो 0.1 ही मोल तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 मोल्स और ये 55.5 तो हमें पता ही होता है, ठीक है। ये 55.5 तो हमें पता ही होता है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई मोल फ्रैक्शन के लिए और इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे को दिया गया है मोलैलिटी बेस्ड, ठीक है। अगेन ये भी मोलैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। समझो इसमें वेट दिया गया है तुमको NaOH का 2 ग्राम, वेट दिया गया है तुमको NaOH का कितना, 2 ग्राम, ठीक है। इसको हटाओ यार, गंदा लग रहा है ये तो। चलो स्केचिंग करने का टाइम नहीं है, फालतू का है, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है इसमें। हाँ तो क्या दिया हुआ है सर आपको, आपको दिया गया है वेट, अच्छा किसका दिया गया है वेट जो है वो 2 ग्राम दिया गया है, ठीक है। वॉल्यूम जो दिया गया वो 50 ml दिया गया है भैया, बहुत चिंदी सा वॉल्यूम दिया गया है। इसको जल्दी से डिवाइड कर लो यहीं पे 1000 से, यू विल गेट 0.5 मोलर्स, सॉरी 0.05 होगा ना लीटर्स। अच्छा और अगर हम बात करें NaOH की मोलर मास की, तो NaOH हो जाएगा 23 + 16 + 1 = 40, ठीक है। तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स कितना होगा 2 अपॉन, ठीक है। 40 दिया है तुमको, कंसंट्रेशन जो है हमारी कितनी है भाई, वेट इन ग्राम है 2 ग्राम ऑफ NaOH, तो ये 2 ग्राम ऑफ NaOH हो जाएगा 2/40 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम है जो कि 0.05 लीटर्स। इसको सॉल्व कर लो बाबू, इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा वो देखते हैं। 2/40 कितना हो जाएगा, 2/40 कितना हो जाएगा, 2/40 भैया होगा, अबे 20 आ रहा है, 1/20 आ रहा है, 1/20 कितना हो जाएगा भैया, 0.05 ही तो हो रहा है। शिट 1 आ रही है क्या मोलैलिटी, शेट मोलैलिटी फिर से यहाँ पे भी क्या आ गई हमारी, मोलैलिटी आ गई सर 1 मोल पर लीटर। सर कैसे आ गई, देखो ना यहाँ पे भी 0.5 था, यहाँ पे भी 0.5 था, कटेगा तो 1 ही तो बचेगा, तो मोलैलिटी फिर से 1 मोल लीटर्स आ गई, 1 मोल पर लीटर आ गई मोलैलिटी, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, ये अपना घर पर ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है यार, 1 शॉट है ना। तो इन क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को डाउट होगा, ये देखो ये मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी के बीच में रिलेशनशिप है, ये मैंने नोट्स में कराया था, वही डायरेक्टली उठ करके आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास परसेंट। अरे यार एस्पिरिन का मास परसेंटेज, एस्पिरिन का पहले मास तो निकाल लो, अरे भैया मास तो निकाल लो, 12 × 9 + 1 × 8 + 16 × 4। सर 12 × 9 प्लस, एक बार देख लो सही से लिख रखा है सब कुछ हमने, जी हाँ। तो इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, देखते हैं कितना आ रहा है टोटल मास ऑफ एस्पिरिन, और CH इसका मास कितना दे रहा है, द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल का मास कितना हो जाएगा वो भी देख लो, CH3CN, तो 12 + 3 × 1 + 12 + नाइट्रोजन 14, ठीक है। तो इसको ऐड कर लो, 12 + 3 + 12 + 14, 24 + 3 = 27 + 24 + 14, ठीक है। इन दोनों को जो ऐड करने पे मास आया है हमारे पास, वो कितना आ जाएगा, मास ऑफ C9H3 8 ऑफ 6, ये आ जाएगा 24, 65, 4 7 3 10, ठीक है। इनको टोटल करने पे क्या आ रहा है भाई, आ रहा है 456.5 ग्राम, 465.5 ग्राम, ठीक है। अच्छा अब इसको जितना भी मास आया है तुम्हारा, ये तो आया टोटल मास, ये तो आया क्या टोटल मास, तुम्हें निकालना किसका है, एस्पिरिन का निकालना है। तो एस्पिरिन का निकालने का तरीका क्या होगा, ऐसा लिख दो, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन जो तो दिया हुआ है 6.5 ग्राम, और नीचे आ जाएगा टोटल मास, इनटू कर दोगे 100 से, तो तुम्हें गिवन मास कितना है 6.5 ग्राम सर, टोटल मास कितना है सर 450 ग्राम, इनटू करो 100 से, ग्राम ग्राम काटो, जी सर 5 के टेबल 9 और 5 के टेबल में 2, 9 के टेबल में 65 नहीं कटता है, तो फिर ये हमें कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, रुक जाओ 1 सेकेंड, ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.4%।
ये जो 1.4 है तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे को दिया गया है हमें, वो किसके बारे में दिया है, अगेन 38% ऐसे। भाई देखो ये कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ तुम्हें, तुम खुद से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कमर्शियली अवेलेबल कंसनट्रेटेड HCl कंटेन्स 38% HCl बाई मास एंड हैज़ द, देखो HCl ये जो 38 ग्राम है ये किसका मास हो जाएगा, HCl का हो जाएगा, बाकी जो हो जाएगा क्या है, मास। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में 38 के बाद बचा कितना, 62 प्लस 8 इज 70 एंड ना, तो 62 ग्राम क्या हो गया सर, पानी सर, पानी। 68 ग्राम क्या हो गया सर, पानी। सही लिखा है मैंने अगर तो, ठीक है। तो अब क्या करनी है, निकालनी क्या है इसमें, अगेन यहाँ पे निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, सर मोलैलिटी निकालने का तरीका ये होगा कि ऊपर ले लेंगे मोल्स। मोल्स किसका लोगे, HCl का। 38 अपॉन HCl का मास होता है 36.5, ये ले लोगे, ठीक है। और नीचे तुम्हारा आ जाएगा सॉल्वेंट का वेट। जो सॉल्वेंट है वो कौन है, कमर्शियली अवेलेबल कंसनट्रेटेड पानी है, ठीक है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी दी हुई तो फिर वो निकालना पड़ जाएगा हमें। तो अगर हमें डेंसिटी दी गई है, क्योंकि ये तो 68 ग्राम जो है तो बेसिकली ml में आया होगा ना, 62 ml आया होगा बेसिकली, है ना। तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते क्या, 100 ml का पूरा सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का मतलब, ठीक है। और नीचे डेंसिटी आई है 1.19, तो ये 84 के आसपास नहीं आ जाएगा क्या, एक सेकंड चेक कर ही लेता हूँ, रुको। जी ये आपका आ रहा है 84.033, इतना मत मानो यार, 84.05 मान लो, 84.05 मान लो। तो ये रहा 8, या नीचे लिखना है 84.05, ऊपर ये लिखा हुआ है, नीचे लिख रहे हो 84.05 डिवाइडेड बाई, इसको किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। अरे है 1000 से क्यों डिवाइड करेंगे सर, टू मेक दिस इन kg, टू कन्वर्ट इट इनटू kg, ठीक है। वो आ जाएगा तुम्हारा वहाँ से सॉल्यूशन। अब आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का ये आंसर तुम्हें दिया रखा है, और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या है आंसर, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आ जाता है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम लोग वापस से चैप्टर पे आ रहे हैं, फिर सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे। यहाँ के बाद हम लोग हेनरीज लॉ पे जाएंगे, फिर रॉल्स लॉ पे जाएंगे, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे आएगा ये रहा हेनरीज लॉ और ये रहा रॉल्स लॉ। तो हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ, उसके एप्लीकेशंस एंड सारी चीज़ों को कंपाइल करके फिर हम लोग चैप्टर को ओवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। सो अब हम लोगों ने कर लिया सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोगों को करने थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे। तो अब इसके आगे हम लोग मूव कर रहे हैं चैप्टर में आगे सॉल्युबिलिटी की तरफ। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट होता है, ठीक है। देखो यार सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट होता है दैट कैन बी डिजॉल्व, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व, that can be dissolved in a fixed amount of solvent, in a fixed amount of solvent। जब एक fixed amount of solvent में जितना amount of dissolve हो पाएगा उसको हम लोग कहते हैं solubility। उसको हम लोग क्या कहते हैं, solubility, ठीक है। When a solid solute is added to solvent, some solute dissolve and its concentration increases in solution. That process is called as dissolution. Some solute particle in solution collide with a solid solute particle and get separated out. This process is called dissolution, crystallization, ठीक है। Dissolution और crystallization याद रखना। डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन इज व्हेन अ सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट याद रखना, सॉलिड सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है और उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की इंक्रीज कर जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। वेयर एज जब तुम्हारा सॉल्यूशन जो है, सॉलिड सॉल्यूट जो है वो पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाता है सॉल्यूशन से, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो दोनों इक्वल होता है, ये बात को याद रखना, इक्विलिब्रियम के लिए कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें फर्दर एडिशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। क्या कह रहा हूं मैं, अगर मान लो एक सॉल्यूशन दिया हुआ तुमको, उसमें तुम और चीनी नहीं, जैसे कि मान लो तुम्हें NaCl सॉल्यूशन दिया हुआ, सॉल्ट सॉल्यूशन दिया हुआ, ठीक है। इफ यू हैव गिवन विद सॉल्ट सॉल्यूशन और उसमें तुम अब सॉल्ट डाल रहे हो और वो और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट दैट कंडीशन वी से कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या बन गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। वो क्या बन गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर सकते होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ जनरली इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। इन नियरली समझो, अगर मैंने यहाँ पे क्या कहा था तुमसे अभी
मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, क्या किया, जो कि पीछे लिखा हुआ है ऑब्वियसली, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, क्योंकि तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो पार्टिकल का जो स्पेस है वो भी बढ़ा होगा, पार्टिकल का जो स्पेस बिटवीन देम होता है वो भी बढ़ा होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो बढ़ा होगा तो और सॉल्यूट डिसॉल्व हो पा रहा होगा, क्योंकि वो जो स्पेस है वो बढ़ा होगा तो और सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो पा रहा होगा। जी सर, और सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो पा रहा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर कोई नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर कोई नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसके अंदर में तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, तो तुम्हारा जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो तुम्हारे पार्टिकल का स्पेस है वो बढ़ेगा ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, थर्मल एजिटेशन वगैरह जो पार्ट था वो सब 11 से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है भैया। तो ये देखो डेल्टा एच जो है वो तुम्हारा क्या है, डेल्टा एच जो है भैया हमारा वो ग्रेटर देन 0 है इन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर हमने हीट दी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और वहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी तुम्हारी बढ़ेगी। इस बात को मान लो, इस बात को भाई मान लो, इस बात को मान लो। चलो अब आगे मूव करते हैं, एक सेकेंड दो मुझे। चलो अब आगे जो चीज़ है वो है हमारे पास कि डेल्टा एच की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पे घटेगी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है भैया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है भैया, जिसमें हीट एवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है भैया, जिसमें हीट हम दे रहे होते हैं, ठीक है। प्रेशर का कोई खास सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, कहाँ, सॉलिड पे और लिक्विड पे। प्रेशर का कोई खास सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है सॉलिड पे और लिक्विड पे। वेयर एज प्रेशर का जो रोल है वो हम लोग पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में, आगे प्रेशर के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में जो सॉलिबिलिटी देखते हैं किसी गैस की, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो ये 4 फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड एंड नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मतलब है भैया, वोलेटाइल लिक्विड या फिर नॉन वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। नेचर ऑफ गैस से क्या मतलब है कि इनर्ट गैस या फिर रिएक्टिव गैस या फिर नॉन रिएक्टिव गैस, ठीक है। टेम्परेचर ऊपर बताया है, प्रेशर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी पे, आते के साथ ही ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। हेनरी लॉ, ये जो है तुम्हारा हेनरी लॉ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस चैप्टर। व्हाई, क्योंकि हेनरीज लॉ अगर तुम समझ जाओगे तो तुम रॉल्स लॉ को इजीली समझ जाओगे, अगर तुम रॉल्स लॉ समझ जाओगे तो फिर तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आसानी से समझ सकोगे। तो हेनरीज लॉ ये कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन है, मतलब जो तुम्हारा प्रेशर है, जो तुम प्रेशर लगा रहे हो किसी कंटेनर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे मोल फ्रैक्शन के। क्या कह रहा है, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, मतलब अगर मैंने CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक में डाला है, CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक में डाला है, तो इसमें जो प्रेशर तुम लगाओगे वो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके मोल फ्रैक्शन के। किसके मोल फ्रैक्शन के, CO2 के मोल फ्रैक्शन के, है ना। लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व्ड, और जो क्योंकि डिसॉल्व, अब यहाँ पे हम लोग जो सॉलिबिलिटी है उस सॉलिबिलिटी को हम लोग मेजर करेंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म में। सॉलिबिलिटी को हम किस में मेजर करेंगे, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। अगर प्रेशर ज्यादा, सॉलिबिलिटी ज्यादा, और सॉलिबिलिटी को किस में मेजर कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन में। समझना बात को, अगर प्रेशर ज्यादा तो मोल तो सॉलिबिलिटी ज्यादा, और सॉलिबिलिटी को हम मेजर कर रहे हैं किसमें, अभी के लिए मोल फ्रैक्शन में। तो अगर प्रेशर ज्यादा, सॉलिबिलिटी ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा, समझे, ये रहा। तो यहाँ से अगर P इज इक्वल्स टू हम देखें तो एक, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो वहां से कांस्टेंट आया KH इंटू एक्स, KH इंटू एक्स। एक्स क्या है सर, मोल फ्रैक्शन, KH क्या है सर, हेनरीज कांस्टेंट, P क्या है सर, प्रेशर है, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट एक गैस का फंक्शन है, बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होता है, ये डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। आओ यहाँ लिखा है मैंने, KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस, मींस दैट डिफरेंट गैस हैज डिफरेंट KH वैल्यू। ऑब्वियसली डिफरेंट गैस की, जैसे CO2 है उसकी KH की वैल्यू अलग है, नियॉन है उसकी KH की वैल्यू अलग है, समझ रहे हो। इसी तरीके से O2 है उसकी KH की वैल्यू अलग है, तो KH की वैल्यू डिफरेंट गैस की डिफरेंट होती है और उसका नाम होता है हेनरीज कांस्टेंट। P जो है वो प्रेशर है, X जो है मोल फ्रैक्शन है। भैया समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। अगर हम यूनिट की बात करें तो KH की जो यूनिट है वो सेम है प्रेशर की यूनिट के। KH की जो यूनिट है वो कैसी है, सेम है प्रेशर की यूनिट की। प्रेशर की यूनिट क्या पढ़ाई थी मैंने, तुम लोगों को ATM पढ़ाई है, टॉर पढ़ाया है, पास्कल पढ़ाया है ना। तो ATM और टॉर में ही जनरली हम मेजर करते हैं किसको, KH को। हम लोग ATM और टॉर में ही मेजर करते हैं इसको, KH को, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉलिबिलिटी। मतलब यहाँ से रिजल्ट याद रखो कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉलिबिलिटी, मतलब सॉलिबिलिटी या फिर X कह दो, क्या कह दो, X। जो X है, जो सॉलिबिलिटी है, फिलहाल के लिए सॉलिबिलिटी हम लोग मेजर कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो जो मोल फ्रैक्शन है तुम्हारा वो ये कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे प्रेशर के, सॉरी KH के, किसके, KH के, ठीक है। और KH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर।
क्योंकि मैंने बताया ना टेम्परेचर का फंक्शन होता है वो, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KH, तो KH टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और KH मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर दोनों में है, तो मोल फ्रैक्शन का क्या हुआ, तो मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर का जो रिलेशन हुआ वो भी इनवर्स हुआ, करके दिखाया होगा मैंने यहाँ पे, है ना। KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के, और टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के, तो यहाँ भी T और यहाँ भी T, तो इस हिसाब से KH और इनमें रिलेशन निकला, और वो क्या निकला कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, मींस इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द मोल फ्रैक्शन विल डिक्रीज, एंड दिस इज द रीजन व्हाई aquatic life are more comfortable in cold water rather than in warm water, because in case of cold water oxygen dissolved is enough, is more than enough, oxygen dissolved is high, है ना, high oxygen are dissolved, ठीक है, more number of moles of oxygen are dissolved in cold water rather than in warm water। समझ गए क्या कह रहे हैं भैया, आप फिर से बता दो एक बार जल्दी से, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मोल इफ द इंक्रीज द टेम्परेचर द मोल फ्रैक्शन विल डिक्रीज, एंड क्योंकि आपने मोल फ्रैक्शन को बढ़ाया है टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर मतलब पानी ठंडा हुआ, अगर पानी ठंडा हुआ होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिसॉल्व हुआ होगा, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा डिसॉल्व हुआ होगा तो जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए ऑक्सीजन का एक्सेस ज़्यादा हुआ होगा, अगर उनके लिए ऑक्सीजन का एक्सेस ज़्यादा हुआ है, अगर उनके लिए ऑक्सीजन का एक्सेस ज़्यादा हुआ है तो उनकी लाइफ कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छी है रादर देन इन वार्म वाटर। आई होप ये समझ में आ गया हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई गई है आपके लिए, एक्सप्लेनेशन का मेरा काम है, 10 मिनट के अंदर आपको सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की ड्यूटी हमारी है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है भाई लाइक कर दो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, दो एप्लीकेशन बता रहा हूँ, दोनों याद रखना यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, CO2 गैस, ठीक है, इंक्रीज, जैसे तुमने देखा होगा जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स खोलते हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक बेसिकली, कैंपा की बोतल देख लो, ठीक है, 7 अप देख लो या फिर स्प्राइट देख लो, तो जब उसे खोलते हो तो बहुत तेजी में प्रेशर अप ऊपर आता है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी से कि यहाँ पे जब हमने इसको सील किया था, जब कोल्ड ड्रिंक को पैक करते हैं तो CO2 को बहुत हाई प्रेशर से उसमें पंप करते हैं ताकि CO2 पूरे के पूरे कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व हो जाए जाकर, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर ये जो चीज़ हुई है ये बहुत हाई प्रेशर पे हुई है, और यहाँ पे क्या हुआ, CO2 डिसॉल्व हुआ है पूरे गैस में, इसलिए यहाँ पे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। दूसरा, जब हम कभी भी हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, एट हायर एल्टीट्यूड ऑक्सीजन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एंड दिस लीड्स टू लो ऑक्सीजन इन ब्लड, और लो ऑक्सीजन इन ब्लड को हम लोग कहते हैं क्लिम्बर्स, या फिर उसको उसमें बेसिकली हमारे को जो होता है वो सिम्टम ये होता है कि हम आराम से या इजीली सोच नहीं पाते हैं, और कभी कभी विजन भी प्रॉब्लम होता है, विजन देखने में भी दिक्कत आती है। ज़्यादा डॉक्टर नहीं बनते हैं, आगे मूव करते हैं, ठीक है, ये रहा। अब हम लोग चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं। अब हमने जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेपर प्रेशर, वो है क्या, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होता है भैया, अगर डेफिनेशन देखो, कई बार तुमसे वेपर प्रेशर पूछा गया है। वेपर प्रेशर जैसे कि तुमने एक बीकर लिया, उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, या टेस्ट ट्यूब ले लो यार, हीट करो और ऊपर से उसे ढक दो, तो जो टेस्ट ट्यूब में जो वेपर्स बने, जो पानी लिया तुमने उसका वेपर बना होगा, और वो वेपर क्योंकि कंटेनर पे तुमने कभी देखा होगा चाय बनते हुए, या फिर चाय वाय छोड़ दो, अगर तुमने चावल बनते हुए देखा हो तो चावल जिस कंटेनर से ढका होता है जब वो बनने लगता है तो वो चावल का जो कंटेनर होता है वो हिलने लगता है, या फिर कभी कभी गिर भी जाता है, ठीक है, और या फिर अंडा बॉयल करते टाइम ऐसा होता है। तो ये सब क्या हो रहा है, इन सारे केसेस में क्या होता है, जो कंटेनर है उसमें इतना प्रेशर बन गया है कि वो जो कंटेनर में जो भी आपने लिक्विड रखा था उसका जो वेपर्स बना है वो वेपर लगातार इस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, इस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, समझ लो। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो कंटेनर की वॉल ऊपर जो कंटेनर को जो हमने ढक रखा है जिससे, उस पर ये इतना एनफ प्रेशर लगा चुका होगा, ये यहाँ से हट जाएगा। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है। डेफिनेशन देखो, द पार्शियल प्रेशर of vapor in equilibrium with pure solid or pure liquid in a given temperature is called as vapor pressure. This is the bookish definition जो तुमको लिख देनी है, this is the bookish definition जो तुमको छाप देना है। At equilibrium पे rate of evaporation और rate of condensation इक्वल होता है। evaporation मतलब वो जो पार्टिकल बन करके ऊपर गए, और क्योंकि यहाँ पे आपने एक बढ़िया सा कंटेनर लगाया हुआ था, सब यहाँ पे स्टिक कर रहे थे, और उसी तेजी में जो पहले से गए होंगे वो कंडेंस करके नीचे आ रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड दी evaporation का मेथड, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी जा सकते हैं, बट अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमें अपना लेक्चर जो है जल्दी जल्दी कवर करना है, ठीक है। लिक्विड वेपर का एक बहुत अच्छा लिक्विड वेपर का एक बहुत ही अच्छा इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स मैंने बनाए हैं, ये थोड़ा मैंने एरो बना दिया, ब्रांचिंग कर दी ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। डोंट वरी है, ये जो रेड लाइनिंग आ रही है ना, ये चली जाएगी, मतलब अंडरलाइन की वजह से जो आ जाता है, मुझे लगता है कि गलत लिखा गया है भैया, आप बताओगे मैं, ठीक है, चलो आ जाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग वीपी इज वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 फैक्टर्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों फैक्टर हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, है ना। हायर द टेम्परेचर
मोर इज द रेट ऑफ एवोपरेशन एंड सो मोर विल बी द वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, है ना, जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। एंड एवोपरेशन अगर बढ़ेगा तो वेपर्स बढ़ेगा, वेपर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं भैया? हाँ जी। सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड। अच्छा बेटा 1 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए होल्ड कर लो, आ जाओ। यहाँ पे शीट ऐड करते हुए हम लोग, उसको मैं डिलीट कर दूंगा बाद में। यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि एक वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है भाई। क्या बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो भैया? देखो 1 सेकेंड, पता नहीं पेन को क्या हो गया, सही से नहीं चल रही। हाँ आ गई फॉर्म में। वोलेटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड वो ऐसे लिक्विड्स होती हैं, द लिक्विड which converts into vapor easily, उसको हम लोग कह देते हैं वोलेटाइल लिक्विड। और ये जो लिक्विड होगा, द लिक्विड्स, मैंने शायद कहीं पे ऐड किया हो तो देखेंगे, द लिक्विड which cannot be converted into vapors, उसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो ये हमारा वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड भी समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे हमने कहा है सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो जितना ज्यादा हायर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का उतना ही, ठीक है। मतलब जितना हम लोग ये कह रहे हैं, 1 सेकेंड कॉल है, हाँ जी। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल सॉल्यूट हैव हायर वेपर प्रेशर देन प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि अगर तुमने जो सॉल्यूट ऐड किया है, अगर वो वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेयर एज प्योर सॉल्वेंट के, ठीक है भाई। और यहाँ पे वाइस वर्सा भी मैंने लिख दिया, ठीक है। वीकन, हाँ एक बात और है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बचपन में आती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जी ही तो होती है जो पार्टिकल को एक साथ रोक करके रखती है। अब सॉलिड के अंदर बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो जो है एक दूसरे को बहुत अच्छे से बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो वीकर आईएमएफ हायर विल बी द वेपर प्रेशर, वीकर आईएमएफ हायर विल बी द, जितना कम फोर्स होगी, अरे यार जितना लूजली बॉन्डेड होगा ये, जितना लूजली बॉन्डेड होगा ये उतना इजीली ये वेपर बनाएगा, जितना लूजली बॉन्डेड होगा ये उतना इजीली वेपर बनाएगा। हाँ भाई भाई सही बात कर रहे हैं आप, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ठीक है, इसलिए ये वाली जो स्लाइड है ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है भाई, वरना फालतू मतलब कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी स्लाइड्स है हमारे पास। चलो ये हो गया वोलेटाइल लिक्विड, ये हो गया नॉन वोलेटाइल लिक्विड। भैया वोलेटाइल लिक्विड जो वेपर बन जाए, द मटेरियल विच इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर और विच डज नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एज नॉन वोलेटाइल। आई होप वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड में समझाने में तुम्हें समर्पित रहा हूँ, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भैया? बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो मत याद करना, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट। बच्चा हो क्या, छोटी बच्ची हो? चलो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। ऐसा टेम्परेचर जिसपे तुम्हारा जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वल करे, है ना। जैसे ये तुम्हारी कंटेनर की वॉल है, ऊपर वाला प्रेशर और ये वेपर प्रेशर, ये दोनों जब जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पे हम कहेंगे कि बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गई, समझ गए। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब खुद से सोचो, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है किसी लिक्विड का तो वो बहुत जल्दी वेपर बनना है, और जल्दी वेपर बनेगा, अगर जल्दी वेपर बनेगा, मान लो बाहर प्रेशर बहुत ज्यादा भी है, मान लिया थोड़ा देर के लिए कि बहुत ज्यादा प्रेशर है बाहर, और यहाँ पे वेपर भी जल्दी बनना है, तो जितना जल्दी वेपर बनेगा उतना जल्दी ये बाहर वाले वेपर प्रेशर को इक्वल करेगा, क्योंकि जितना वेपर उतना वेपर प्रेशर, जितना वेपर उतना वेपर प्रेशर, और जितना वेपर उतना वेपर प्रेशर। तो वो वेपर प्रेशर जो है वो यहाँ कंटेनर पे लग रहा होगा, रेगुलरली लग रहा होगा, और एक टाइम पे आएगा जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। उस पॉइंट पे बॉइलिंग हो जाता है, उस पॉइंट पे बॉइलिंग हो जाती है। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, बात समझे। अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाओगे वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। मतलब अगर किसी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट बहुत देर में आ रही है, इसका मतलब उसका वेपर्स बहुत देर में बन रहा है। अगर किसी, जैसे मर्क्यूरी की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, समझो उसे जो भी है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर किसी एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसके पीछे जो रीजन है वो वेपर प्रेशर है। मतलब उस पार्टिकल का वेपर प्रेशर, मतलब उस पार्टिकल का वेपर्स नहीं बन पा रहा जल्दी। अगर वेपर बन पा रहा होता तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होता तो बॉइलिंग जल्दी आ रही होती, समझ गए। लिक्विड हैविंग हाई वेपर प्रेशर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर बेटा, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, आई होप मैं ये सब समझाने में तुम लोगों को समझ में आ रही होगी बातचीत भाई। तो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करो, ठीक है। इस बार हम लोग सारी की सारी सीरीज लेकर के आएंगे,
बट अगेन वही मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम लोगों का सपोर्ट रहेगा जब ही आएगा, ठीक है। अगर सपोर्ट अच्छे से करोगे तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे, नहीं करोगे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है, वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। अब आ जाओ, इसके अंदर एक लॉ पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा लॉ? रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है? अगर तुम्हें हेनरी लॉ याद है, अभी थोड़ी देर के लिए हेनरी लॉ याद है तो तुम कर लो रॉल्स लॉ, अगर नहीं याद तो घर जाओ छुट्टी करो, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या था सर? भैया आपने अभी बताया था पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, यही तो था भैया। हाँ भैया, यहाँ पे प्रेशर आप कह रहे थे कि प्रेशर जो है वो इक्वल है, या फिर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। हाँ भैया, यहीं से तो एच के एच आया था, के जो है हेनरीज कांस्टेंट है। हाँ भैया, ठीक है। चलो रॉल्स लॉ में आ जाओ। रॉल्स लॉ कहता है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, याद रखना रॉल्स लॉ इज वैलिड फॉर volatile liquid, volatile liquid होना चाहिए। अगर volatile liquid, the partial pressure of each component in the solution is directly proportional to the mole fraction। partial pressure जो होगा, partial pressure हर एक कंपोनेंट का partial pressure जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा तुम्हारा प्रेशर, partial pressure, ठीक है। यहाँ देखो P1 is directly proportional to X1, ये है प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड वन को हमने मान ला P1 नॉट। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट होता है P नॉट 1। क्या होता है वो कांस्टेंट? P नॉट 1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से आ गया P2 इज इक्वल टू P2 नॉट एंड X2। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। P2 नॉट क्या है? वो जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर होगा वो, ठीक है जी, समझ में आ रही है? चलो, तो यहाँ से अगर हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी देखें, डाल्टन प्रेशर वाली जो थ्योरी थी उससे देखें, तो उन्होंने कहा था कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर का सम होता है, वो इंडिविजुअल प्रेशर का सम होता है, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का। पार्शियल प्रेशर का मतलब इतना समझो यार, अगर तुम्हारी क्लास में तुम हो और दो लड़के और हो, तुम्हारे दोस्त हैं, दोनों बेस्टी तुम्हारे, ठीक है। अब तुम तीनों जो हो वो दीवार पे जाकर के मार रहे हो, दीवार पे, ठीक है, मार रहे हो। तो तुम तीनों ने मारा एक पर्टिकुलर बेंच पे, वो लास्ट दिन होता है ना स्कूल के, लास्ट दिन बेंच तोड़ दिया, एसी तोड़ दिया, ठीक है। तो उस दिन तुम लोग जो है, तुम तीनों जो है वो मार रहे थे एसी पे, एसी तोड़ने के। मत तोड़ा करो यार, ठीक है, नुकसान कर रहे हो तुम लोग। तो अगर अब तुमने उसमें मारा किस पे? एसी पे, वो एसी टूट गया। तो अब तुम्हारा पर्टिकुलर, तुम्हारा इंडिविजुअली तुम्हारा कितना उस पे प्रेशर लगा उसको तोड़ने में, उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर। समझ गया? अगर 5 लड़के खड़े थे, कबड्डी गेम चल रहा था, तो तुमने कितना फोर्स लगाई उस पर खींचने में उस आदमी को, तुमने कितना फोर्स लगाई, या तुमने क्या किया, तुमने कितना प्रेशर लगाया, दिस कॉल्ड पार्शियल। पार्शियल मतलब होता है अकेला, पार्शियल मतलब होता है अकेला, बेसिकली पार्शियल समझ लो, समझ में आ गई? तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है, इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल है। तो P1 प्लस P2, यहाँ से हम लोगों ने पीछे P1 निकाला था, P1 नॉट इंटू X1। यहाँ पे ये सब कुछ पुट करते जाओगे तो यहाँ से ये तुम्हारा रिलेशन ड्राइव हो जाता है। माइंड माई वर्ड्स दैट इफ यू विल पुट डिफरेंट वैल्यूज हेयर you will get a different equation which will be not correct hopefully। तो यहाँ से ये याद रखना कि PT जो है तुम्हारा वो क्या होता है? P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 होता है। दिस इज द मेन फंक्शन, ठीक है। तो अगर तुम्हें डेरिवेशन आता है एग्जाम में, कभी कभी डेरिवेशन पूछ लेते हैं, इसलिए इस पार्ट को याद रखिएगा। ये ग्राफ है भाई, इस ग्राफ को देख लेना, ठीक है। यार डिटेल लेक्चर में मैंने बताया तो वन शॉट में तो ठीक है समझ जाओगे तुम लोग यार। अब आते हैं एक छोटे से पॉइंट को, उसके बाद हम लोग आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेंगे, फिर जो है हमारे पास आइसोट्रॉप्स करेंगे, और फिर सवाल हम लोग स्टार्ट करेंगे। सवाल अभी मैंने लगाया नहीं है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं ऐड करते जाऊँगा सवाल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम लोगों को क्या देखना था अभी, क्या देखना था, कहाँ चला गया भाई? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा हम लोग तो बड़े आगे निकल चुके हैं भाई यार, ठीक है। रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ कब होता है? जब P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स होता है, ठीक है। P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स होता है। और अभी हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर वाला रॉल्स मतलब ये था हेनरीज लॉ सॉरी, रॉल्स लॉ ये था P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू एक्स, ये था। when the Rolle's law becomes a special case of Henry's law when we say कि KH जो है वो P नॉट के इक्वल है, when जो PH है वो KH जो है वो P नॉट के इक्वल है। at that time at this place we can say that कि जो Rolle's law है वो स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। समझ गए बउआ बात को? चलो जल्दी से अब आते हैं आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये भी बहुत प्यारा टॉपिक है, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन कौन से सोल्यूशन होंगे? आइडियल मेरे तरह राइट, तुम्हारे टीचर की तरह। आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज Rolle's law whereas non ideal solutions are those solutions which do not obey the Rolle's law। ठीक है, ये एक्चुअली में हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वो लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन होगा या तो तुम्हारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में क्या होता है याद रखना, वो Rolle's law को फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं फॉलो करता है। ये अगर Rolle's law को फॉलो करेगा तो ये रिमेंबर याद रखना भाई, इसमें आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन Rolle's law एंड
sorry, differentiate between ideal solution and नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ, इन सारी चीजों को करिएगा। कंपोनेंट ऑफ ए का प्लस कंपोनेंट ऑफ बी देगा सॉल्यूशन ए बी, और यहाँ पे जो फोर्स होती है ए बी बी और ए बी के बीच में ये इक्वल होती है। यहाँ पे जो फोर्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, और यहाँ पे जो फोर्स होती है वो इक्वल नहीं होती है, वो इक्वल नहीं होती है। जब इक्वल नहीं होती तो कुछ और होती होंगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इसी के बाद जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके हो जाता है, एक नेगेटिव डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन। समझ रहे हो बच्चा, समझ रहे हो? स्क्रीन को पता नहीं क्या हो गया हमारे, ठीक है जी। चलिए, ऑन मिक्सिंग दे यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, वेयर एज इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये दोनों ही वैल्यूज नॉन जीरो होती हैं। अब नॉन जीरो है तो क्या होगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। उसी को हम लोग कहेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिवीजन, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डिवीजन। क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन, अभी आएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, इवन नीट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा गया एग्जाम्पल से तीनों याद रखो। मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया है, फॉर्मुला भी लिख दिया ताकि तुम्हें इजिली समझ में आ जाए, टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एज आई सेड कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया है, हमने कर लिया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन को। अब हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसमें आगे देखें तो दो तरीके का जो है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो एक बात मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, यहाँ पे एक शीट ऐड करके। अगर मैंने आगे लिखी होगी तो वो अलग बात है, मैं इस शीट को डिलीट कर दूंगा, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं सर आप, ये कह रहा हूँ, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसकी बात कर रहे हो सर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मस्ट बी इक्वल्स टू नॉन जीरो है ना, डेल्टा एच और डेल्टा वी ये दोनों क्या होता है, नॉन जीरो होता है। अब अगर ये दोनों नॉन जीरो है तो या तो डेल्टा वी की वैल्यू और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होनी है ना, या तो पॉजिटिव होनी है, और या तो डेल्टा वी और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होनी है। यही दो तो होगा। अगर इक्वल टू जीरो है तो ओबे कर रहा है वो रॉल्ट लॉ को, अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो वो फिर ना ही रॉल्ट लॉ को सॉरी बेसिकली तब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि कौन सा टाइप का सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में भी दो तरीके का सॉल्यूशन होता है, एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। अब क्यों आप पॉजिटिव डेविएशन कह रहे हो और क्यों नेगेटिव डेविएशन कह रहे हो उसको 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखाया होगा मैंने ये फोर्स के बेसिस पे, ये रहा फोर्स, ठीक है। यहाँ से मैं इस चीज़ को कॉपी करना चाहूँगा, एक सेकेंड दो। ये पार्ट जो है मुझे कॉपी करना है, इसको कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ तुमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी मिल करके तुम्हारा सॉल्यूशन बी बनेगा, सॉल्यूशन ए बी बना। अब यहाँ पे जो फोर्स होगी नॉट इक्वल। अच्छा, अब फोर्स क्या है कि फोर्स जो है ए बी की, ए की, और फोर्स जो है बी बी की, और जो फोर्स है ए बी की, ये सब आपस में नॉन इक्वल है। तो क्या कंडीशन होगा, यही तो पॉसिबल होगा ना कि जो फोर्स ऑफ ए बी है, वो फोर्स ऑफ ए से या फिर फोर्स ऑफ बी बी से ज्यादा होंगी। ये हो सकता है कंडीशन। मतलब जो तुमने जैसे एक सॉल्यूशन ये है मेरे हाथ में, एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, इन दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स किया तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसके बीच में जो फोर्स है, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन ए बी का बना, उनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ज्यादा है इंडिविजुअली जब ए के बीच में फोर्स था और जो बी के बीच में फोर्स था उनसे ज्यादा फोर्स है। अगर ज्यादा फोर्स है तो क्या होगा, और अगर कम फोर्स है तो क्या होगा। अगर ए बी की फोर्स जो है वो कम हो गई है, एफ एफ ए और या फिर इसको इक्वल रख लो एफ ऑफ बी बी, इससे कम है, मतलब ये दोनों ज्यादा थी इनिशियली जब कंसंट्रेशन जब सॉल्यूशन अलग अलग था तो उसकी फोर्स ज्यादा थी, जब मिल गया तो फोर्स कम हो गई। अगर ऐसा केस है, और अगर फोर्स ज्यादा हो गई है और इनिशियली कम थी तो ऐसा केस है। इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या कंडीशन बनती है वो हमें समझना है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, ये रहा। पॉजिटिव डेविएशन में जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर, वो होता है हमारा ज्यादा, अभी हमारे जो सॉल्यूशन के P1 P2 से ज्यादा होता है, ठीक है जी। अच्छा, मतलब यहाँ पे अगर तुमने ए का बॉन्ड बी का बॉन्ड तोड़ा तो देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ ए जो होगा वो ए बी से ज्यादा है। यहाँ पे मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि जो फोर्स ऑफ ए है, ये फोर्स मतलब ये कंडीशन है। ए बी जो है वो पॉजिटिव डिवीजन तब शो करेगा जब जो तुम्हारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी फोर्स तुम्हारे इनिशियल इंडिविजुअल सॉल्यूशन के फोर्स से कम होगी। समझ रहे हो ना, कम होगी। ध्यान रखना भाई यहाँ पे, इस बात को अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर गलत करोगे क्वेश्चन। और अगर
अगर याद कर सकते हो, रट लेते हो तो फिर अलग ही बात है। ये जो ए का सॉल्यूशन है और जो ए बी का सॉल्यूशन है उनमें ए का ज्यादा होगा, बी का सॉल्यूशन है और ए बी का सॉल्यूशन है उसमें बी का सॉल्यूशन ज्यादा होगा। मतलब इंडिविजुअली वहां पे ज्यादा फोर्स थी, अब कम फोर्स होगी। तो एक बात बताओ, अब अगर कम फोर्स हो गई है, एक बात एक्सप्लेन करो, अब अगर कम फोर्स हो गई है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? अरे वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है सर? हमारे वेपर प्रेशर जो है वो हमारा डिपेंड करता है आईएमएफ में, है ना। आईएमएफ क्या होता है सर? इंटरमोलिकुलर फोर्स। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहाँ ज्यादा होगी? ऑब्वियसली सर आप देखो ए में इंटरमोलिकुलर फोर्स आपकी ज्यादा है, किससे ज्यादा है? एबी से। अच्छा, अगर एबी से ज्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ए में, तो इसका मतलब है कि ए वाला इजिली वेपर नहीं बनेगा, वेयर एज ए बी वाला इजिली वेपर बन जाएगा। और अगर ए बी वाला इजिली वेपर बन जाएगा तो अपन कहेंगे इसको कि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। ड्यू टू पॉजिटिव डेविएशन द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर है। और डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा वी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। एथेनॉल, एसीटोन, CH2 और एसीटोन और CHCl3 एंड CCl4 मतलब क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे हमारे प्यारे एग्जांपल्स होते हैं पॉजिटिव डेविएशन के। आई होप मैं पॉजिटिव डेविएशन तुम लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो है वो नेगेटिव डेविएशन है। हमारा नेगेटिव डेविएशन क्या कहता है? पीटी जो है तुम्हारा वो जो है वो हमारा कम हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए से और एक्स बी पी नॉट बी से। अब यहाँ पर जो तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर है भाई या फिर टोटल प्रेशर जो है वो कम है ना। अब इसको ऐसे समझो फोर्स के टर्म में, मतलब ए बी वाली फोर्स यहाँ पे ज्यादा है, मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूशन जब मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर बहुत टाइम में बनेगा, उसका वेपर नहीं बन पाएगा जल्दी, उसका वेपर नहीं बन पाएगा जल्दी, है ना। इसका मतलब है यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ड्यू टू दिस डिक्रीज कर जाएगा वेपर। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो इस 5 मिनट की वीडियो को फिर से सुनो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। सबसे पहले तो एक चीज और मेरी समझ लो कि पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, ये होता कहाँ पे है? जो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन, ये दोनों ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होता है, जो कि ओबे नहीं करता है रॉल्स लॉ को। अगर रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स नॉट ए नहीं होगा, डज नॉट इक्वल्स। ठीक है, बात आ गई होगी मेरे ख्याल में समझ में। इसका एग्जाम्पल ये रहा, ये देखो ये एसिटिक एसिड है तुम्हारा, ये रहा H2O और ये फॉर्मिक एसिड है तुम्हारा, ये एसीटोन, फेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ये सारा एग्जाम्पल है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर्स नहीं पता है इनके तो तुम स्टे ट्यून रहो, हम जब खत्म कर लेंगे वन शॉट्स को तो हम लोग एक स्ट्रक्चर की भी वो करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और डेरिवेशंस करेंगे उसमें। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि जो क्लोरोफॉर्म है और जो एसीटोन का जो सोल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है। तो अब समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है इस नोट्स में। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं हमसे कि जो पॉजिटिव, ये जो CHCl3 है भाई, यहाँ पे देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज नो H बॉन्डिंग, देयर इज नो H बॉन्डिंग, वेयर एज यहाँ पर भी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयर एज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया और सॉल्यूशन AB बना हमारे पास, तो AB वाले सॉल्यूशन में देयर इज अ प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड द ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से ये जो है हमारा वो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। तो नेगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, चलो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है? बाइनरी मिक्सचर है। एजियोट्रॉप्स एक्चुअली बाइनरी मिक्सचर है, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर। एंड बॉयल कहाँ करता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे करता है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स से वाई ए हो जाएगा, एक्स बी वाई बी हो जाएगा, ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना बस। ठीक है, एजियोट्रॉप्स वाला। एजियोट्रॉप्स दो तरीके का होता है, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कब होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा बताओ? जब जो फोर्स होगी वो ज्यादा होनी चाहिए इनिशियल फोर्स से, है ना, तभी तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। जल्दी नहीं टूटेगा ये, जल्दी वेपर नहीं बनाएगा ये। जी सर। द सॉल्यूशन दैट शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या था पीछे जाके देखो, और नेगेटिव डेविएशन यही तो था कि ए बी की जो फोर्स है वो ज्यादा है ए से और बी से, है ना भाई। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा, वेयर एज यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आई होप समझा दिया मैंने। ये एग्जांपल्स याद रखिएगा कि HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड इन पानी, और नाइट्रिक एसिड 68% होगा और पानी जो होगा वो रेस्ट होगा। ठीक है, बाई मास, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करता है। ठीक है, वेयर एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है CH3 CH2OH, मतलब ये है तुम्हारा क्या? अल्कोहल, और ये अल्कोहल 95% रहेगा एथेनॉल बाई वॉल्यूम। यहाँ पे बाई वॉल्यूम है, यहाँ पे बाई मास है, ध्यान रखिएगा। आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं। आई होप मैंने तुम लोगों को जो अपना ये है
क्या कहते हैं एजियोट्रॉप्स, और उससे पहले आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रॉल्स लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो यार एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट वन शॉट है अल्काज़ार 2.0 के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखो अच्छे से, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? जो वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन या फिर सोल्यूट इज कॉल्ड हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस पे डिपेंड कर रही है? सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है सर? सोल्यूट पार्टिकल पे। सोल्यूट पार्टिकल याद रखो बच्चा पार्टी, तुम्हारा सारा कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है जी, आ जाओ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो 4 पढ़नी है। एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको आरएलवीपी भी कहते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टुडेज वीडियो। तो आज हम लोग इस चारों के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आरएलवीपी क्या होता है? डेफिनेशन ये कहती है कि व्हेन, जब देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल लिक्विड अभी स्टार्टिंग में बनाया था कि वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, समझा दिया था। तो जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये कहती है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड to solvent, the vapor pressure of the solution becomes lower than that of the pure solvent। इसका मतलब समझो यार, देखो असल में क्या हो रहा है कि हम लोग जब भी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक हम लोगों ने शीट ऐड कर लेनी है। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एक सॉल्यूशन था, अब समझना, 2 एग्जांपल लेंगे, बहुत प्यारा प्यारा एग्जांपल लेंगे। अरे भाई बिकर बनता नहीं है सही से यार, तो बिकर को हम लोग अब तोड़ देते हैं। ये रहा हमारे पास बिकर। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये 2 बिकर्स हैं, इनमें समझो क्या समझाना चाहता हूँ मैं तुमको। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है, लेट्स से ये पानी है, लेट्स से ये पानी है। ठीक है, वाटर क्या है सर? वाटर है। ठीक है, और हमने इसको दिया है हीट। हमने इसको दिया है क्या? हीट। ठीक है, हमने इसको दिया है हीट। अब इसका वेपर बना होगा, जो कि यहाँ पे अगर तुम कंटेनर रखोगे तो उससे पता भी चलेगा वेपर बना। ठीक है सर, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे पानी तो था लेकिन एक नॉन वोलेटाइल चीज डाल दी। अब नॉन वोलेटाइल चीज को तुम कुछ भी डाल सकते हो यार, ईटा डाल दो, ईटा, यू नो, ब्रिक्स, ईटा डाल दो। तो यहाँ पे जब तुमने ब्रिक्स डाला है तो ब्रिक्स जो है तुम्हारा वो क्या है सर? वो नॉन वोलेटाइल चीज है। अच्छा, वो नॉन वोलेटाइल तो वेपर नहीं बनेगी। अब तुम खुद से सोचो, जो एरिया पहले, समझना, जो एरिया यहाँ पर पहले पानी का था वो यहाँ पे अब ब्रिक्स का हो गया है, वो या फिर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का हो गया है। जो एरिया यहाँ पे पहले पानी का था वो एरिया अब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल चीज का हो गया है। तो मतलब पानी का एरिया अल्टीमेटली क्या हुआ? कम हो गया सर। पानी का एरिया यहाँ पे ज्यादा था, जो कि सरफेस पे ज्यादा पानी का एरिया था, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था। वेयर एज अब ये एरिया जो है वो कवर्ड है नॉन वोलेटाइल चीज से, और वो तो वेपर बन नहीं रहा है, तो वेपर सिर्फ यहाँ, यहाँ और यहाँ वाले पानी के मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑब्वियसली डिक्रीज किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स थे जो कि वेपर बन रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा एरिया है वो पानी का है, तो यहाँ पे ज्यादा वेपर प्रेशर था, यहाँ पे कम वेपर प्रेशर हो गया होगा। देखो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा वहाँ पे फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि वन शॉट है कुछ भी बढ़ा के निकल जाएंगे, नहीं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमें बहुत तेजी में खींचना होगा वहाँ पे तेजी में खींच के भी निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन पार्ट जो है बहुत तेजी में निकाल दिया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि अगर सर ये पार्ट आप देख रहे हो तो यहाँ पे कंप्लीट सरफेस इज फिल्ड विथ वाटर, whereas in this case complete surface is not filled with water, क्योंकि some amount of solute, some amount of non volatile solute are present as well on the or at the surface। ठीक है, तो सरफेस पे जो है कुछ ना कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर अपन हीट देंगे सर, तो ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये वेपर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो पहले के केस में जो पानी था वो तो वेपर बना था, तो इसका मतलब है यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम। आई होप ये बात मैं तुम्हें समझाने में सक्षम रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात कि ये इसका क्या मतलब था, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू। अब इसकी वजह से बताओ क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर कम, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट इज दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज जस्ट अबाउट द थिंग दैट कि यहाँ पे जो प्रेशर था वो आपका ज्यादा था, आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया जिसकी वजह से आपके प्रेशर कम हो गया। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ गए होगे बच्चा बाड़ी?
बच्चा बड़ी। इफ x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और x2 इज द मोल फ्रैक्शन, यहाँ ध्यान देना यार, ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन मानी है कि x1 को मैंने माना है सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए, और x2 को मैंने माना है सॉल्यूट के लिए, ये वैलिड रहेगा। अगर इसको इसके बेसिस पे हम देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो P इज इक्वल्स टू x1 P नॉट हो जाएगा, दैट इज प्योर सॉल्वेंट। द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वो आएगा, हमारा रिडक्शन क्यों आया, ऑब्वियसली चेंज आएगा सर, P नॉट जो होगा वो आपका ज्यादा होगा, प्रेशर आपका जो होगा प्योर सॉल्यूशन का वो ज्यादा होगा, वेराज जो यहाँ प्रेशर होगा वो कम होगा। समझ रहे हो? तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको घटाओगे तो ये P नॉट रहेगा, ये x1 P नॉट हुआ था, यहाँ से एक होगी तो ये आ जाएगा। तो जो फाइनली फॉर्मूला आता है हमारा रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर का वो आता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जो थ्योरी मैंने बताई वो याद होना चाहिए, और ये जो डेफिनेशन यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ है ये याद होना चाहिए। इससे ज्यादा आपसे सीबीएसई में कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है जी। चलिए, तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को बहुत अच्छे से हमने पूरे डिटेल में देख लिया। यहाँ पे जो N1 और N2 था, इसको अगर हम डाइल्यूशन की कंडीशन ले ले तो डाइल्यूशन की कंडीशन में ऑब्वियसली N2 जो होगा बहुत कम होगा। N2 क्या था सर, तो N2 देखो, इसको पहले हटा दो। ओके, तो N2 क्या था सर, N2 आपने यहाँ देखो क्या माना है मैंने, x2 किसको माना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो N2 क्या होगा, सॉल्यूट का मोल होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने एक पानी लिया है और सॉरी एक ग्लास लिया है, उसमें नमक डाला था, और नमक में तुम पानी डालते जा रहे हो, 1 साल तक पानी डाल रहे हो, ठीक है, एग्जांपल लिया बस, थोड़ी देर मतलब मान लो 1 घंटे तक पानी डाला और तुमने 1 ग्राम नमक लिया था, तो अब खुद से बताओ N1 तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट है, अभी मैंने लिया है, तो वो जो है मोल है सॉल्वेंट का मोल रेगुलरली बढ़ रहा है, वेयर सॉल्यूट का मोल बढ़ रहा है क्या, नहीं सर, सॉल्यूट का मोल नहीं बढ़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन कंडीशन। इन दिस केस क्या होता है, जो तुम्हारा N1 होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पानी तुमने बहुत ज्यादा डाल दिया, और N2 जो है उसके कंपैरिजन में ना के बराबर होता है। एट दैट स्टेप हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला बन के आता है, यहाँ पर ये N1 हट जाता है, यहाँ से सॉरी N2 हट जाता है, तो ये N2 अपॉन N1 रह जाता है, ठीक है। अब N2 अपॉन N1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन W1, M1 अपॉन M2, दैट इज द पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर। आई होप रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। इसके बाद जो हमें स्टार्ट करना है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एज वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अभी बताया था मैंने, अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, वेपर प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन हमने पीछे पढ़ लिया है, यस और नो सर, यस सर। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा सर, तो मतलब अगर तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है किसी भी ऑब्जेक्ट में, सॉरी किसी भी सॉल्यूशन में, तो अल्टीमेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ेगा ना सर, बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है सर। समझ रहे हो ना यार बात को, नहीं समझ रहे हो तो पीछे जाओ यार, ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में वन शॉट में नहीं दे पाऊंगा तुम लोगों को, माफी चाहता हूं तुम लोगों से, ठीक है। अच्छा एक और बात देख लो जैसे ही तुमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया था, कहाँ, अपने सॉल्यूशन में, ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है, क्योंकि वो वेपर जल्दी जल्दी नहीं बनेगा, बात को मेरी समझना, क्योंकि वो वेपर जल्दी जल्दी नहीं बनेगा, और क्योंकि वो वेपर नहीं बनेगा तो हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है जब हम नॉन वोलेटाइल चीज को ऐड कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता है। समझ गए होगे, अब नहीं समझे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे वाई लिखा है मैंने, वाई में पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज कंप्लीट, समझ लेना यार कि पूरा का पूरा जो प्योर लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, वाटर होते हैं, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन अगर जो हमने लोगों ने जैसे ही नॉन वोलेटाइल चीज आई तो वो नॉन वोलेटाइल चीज यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाती है, इसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ नहीं पाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये रहा एक प्यारा सा ग्राफ कि जब तुमने सॉल्वेंट को लिया था तो उसका देखो ये रहा तुम्हारा इस टेम्परेचर पे ये बॉयल कर गया था, है ना, इस टेम्परेचर पे ये बॉयल कर गया था। लेकिन अब सेम वेपर प्रेशर वो इस टेम्परेचर पे नहीं बल्कि इस टेम्परेचर पे बनाएगा, सेम वेपर प्रेशर, देख रहे हो, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ा, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी धीरे आएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आते हैं दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, अगर वो दोनों फॉर्मूले में तुमने एक्सेल कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो तुमसे गलती होने के चांसेस जीरो रहेंगे। अगर नहीं किए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद हमारी सवाल सीरीज भी है, उससे जाकर के क्वेश्चन करना। उसके बाद जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर वगैरह में आएगा उससे जाकर प्रैक्टिस करना, देन यू विल बी डन विद द सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर को छोड़ना मत, बहुत आसान चैप्टर है यार, 12वीं के सारे ही केमिस्ट्री के चैप्टर सारे आसान है, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे आते हैं टीबी नॉट, टीबी और डेल्टा टीबी, ये तीनों टर्म्स को समझ लो। डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन, कितना चेंज आया बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हारे। टीबी होता है कि जो तुमने नया सॉल्यूशन बनाया था उसका बॉइलिंग पॉइंट है क्या, और टीबी नॉट जो तुम्हारा प्योर सॉल्यूशन था उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। एम इज द मोलालिटी। याद रखना कि डेल्टा टीबी जो होती है ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम बन जाएगा, एलिवेशन ऑफ सॉरी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और ये एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। ये याद रखना क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में तुमसे पूछा जाता है कि एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। तो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का अलग नाम होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है।
अब अगर हम लोग सारे फॉर्मुले मोलालिटी के फॉर्मुले को यहाँ डाल दें तो मोलालिटी का फॉर्मुला हमने पीछे पढ़ लिया, जिस बच्चे को नहीं आते पीछे जाके देख लेना। तो ये फाइनल फॉर्मुला बनेगा। इसको भी अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो एक चीज देखो, अगर यहाँ पे डेल्टा टीबी केबी ये हमारा मेन फॉर्मुला बनता है फॉर द डेल्टा टीबी फॉर द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। वेयर एज अगर हमको यहाँ से मास निकालना है तो वी कैन फाइंड द मास इफ वी हैव गिवन विद द डेल्टा टीबी, या फिर अगर तुम पहले डेल्टा टीबी निकाल लो फिर मास निकाल लेना इफ द मास इज नॉट गिवन देयर। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन में बता भी दिया कि मोलालिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन मोलालिटी मास, मोल्स क्या होगा W अपॉन MW, और मास जो होगा वो तो मास ही है। अगर मास ग्राम में तो उसको केजी में करियो। दिस इज द आई नो कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कन्वर्जन होना चाहिए, क्योंकि नीचे केजी में चाहिए अपने को सब कुछ। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो हम लोगों ने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली बहुत डेप्थ में। सबसे पहले आरएलवीपी डिस्कस किया था, फिर दूसरा हम लोगों ने एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, बढ़ जाता था बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ध्यान देना। अब तुम खुद से सोचो, एक सॉल्यूशन था तुम्हारा पानी वाला, ठीक है, पानी वाला। अब ये जो है ये तुम्हारा 1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था। कितने पे फ्रीज कर रहा था, 1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल चीजें रख दी गई है ना। तो अब पानी का सरफेस तो है नहीं, अब जो पानी तुम्हारा 1 डिग्री सेल्सियस पे वो कर रहा था, फ्रीज कर जा रहा था, अब वो 1 डिग्री सेल्सियस की जगह 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा। सही लिख रहा है। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर। याद रखना, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा, तो देयर इज अ डिफरेंस ना। और हुआ क्या, घट गया है। समझ में आ गई बात। ध्यान देना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज कर रहा था। क्यों इंक्रीज कर रहा था भैया, इंक्रीज करने के पीछे रीजन यही था भाई कि जो तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जो टेम्परेचर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट है, उसको समझना। और ये इसका प्यारा सा ग्राफ है, ये इसका प्यारा सा ग्राफ है। फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। यहाँ पे जाके देखोगे पीछे डेल्टा टीबी को मैंने बताया है टीबी माइनस टीबी नॉट, क्योंकि टीबी बड़ा होगा टीबी नॉट से, वेयर एज यहाँ पे टी एफ नॉट ज्यादा बड़ा है, 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है ना 0 डिग्री सेल्सियस से, इसलिए ये पहले आएगा। ठीक है, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ यहाँ पे मैंने लिख दिया भी है कि टी एफ नॉट क्या है और टी एफ क्या है, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, देख करके। अब आते हैं अगेन, ये भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डेल्टा टी एफ अगेन जो है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, W2 M2, W1 अपॉन 1000। क्यों आया, कैसे आया, सब पता है तुम्हें। ये जो KF इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीटेड। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑस्मोसिस। देखो हम लोग इस चैप्टर के एकदम एंड पे आ चुके हैं। ऑस्मोसिस करेंगे, ऑस्मोसिस के बाद फिर हम लोग करेंगे एब्नॉर्मल मोलर मास, उसके बाद हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो देखेंगे कि हमने मॉडिफिकेशन क्या की है। उसके बाद यहाँ देखो कितने सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 10 क्वेश्चन कम से कम होंगे। उसमें से 5 क्वेश्चन में ऑब्वियसली तुम लोगों को कराऊंगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन जो होंगे वो खुद से ट्राई करिएगा आप लोग। ऑस्मोसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे याद रखना कि एक बात बताओ मैंने तुम लोग इस एग्जाम्पल को हमेशा से ही समझाया है कि अगर मान लो मैंने परफ्यूम लगाया है इस रूम के इस पार्ट पे बैठ के यहाँ पे, तो इस रूम का जो कॉर्नर वाला पार्ट है वहां तक भी ये स्मेल जाएगी। समझ रहे हो, मैंने इस रूम के इस पार्ट पे बैठ करके यहाँ पे परफ्यूम लगाया है, तो जो एंड पार्ट है रूम का वहां तक भी परफ्यूम की स्मेल जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये जो चीज हुई, ये क्या हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से कोई चीज डिफ्यूज करके लोअर कंसंट्रेशन तक गई। दिस इज द जनरल कंडीशन। अगर फिजिक्स को देखो तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या देखते हैं, कैसे पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक टैंकर है और यहाँ पे दूसरा टैंकर है, और इसको दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट किया एक पाइप से, और यहाँ पे पानी का लेवल ये है, वेयर एज इन दिस केस द पानी का लेवल इज दिस, तो पानी यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा ना। तो फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ दिस पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने यही सीखा है कि एवरीथिंग ट्रेवल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर कोई बायोलॉजी वाला बच्चा है जिसको बायोलॉजी बहुत पसंद है, तो तुमने प्लांट में पढ़ा होगा, प्लांट एक्सक्रीशन वाले पार्ट में, कि वहाँ पे भी ऑस्मोसिस की जरूरत पड़ती है प्लांट को। तो वो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बायो का टीचर नहीं हूँ मैं, बायो वाले से पूछो। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोगों को इतना समझ में आएगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस हमारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे शिफ्ट करने को जो कहते हैं हम लोग कहते हैं वो ऑस्मोसिस कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रेशर से शिफ्ट होगा, वो प्रेशर लगाएगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे लिखा भी मैंने, देखो the hydrostatic pressure which develops on account of osmosis is called as osmotic pressure। ये रहा osmotic pressure को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन को हम लोग मोलालिटी नहीं मोलारिटी मिलेंगे। देखो इनिशियली दो जो हम लोगों ने देखा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों में ही हम लोगों ने मोलालिटी का यूज किया था। वेयर एज हम लोग पाई में यूज करेंगे मोलारिटी का। तो पाई इज इक्वल टू CRT होता है, C आता है मोलारिटी, मोलारिटी आता है मोल
अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स आर इंटू टी, ये सारी को पुट करने के बाद जो है हमारा ये मिलता है। एक याद रखना, ऑस्मोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन होता है, ये डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? डीसैलिनेशन इन सी वाटर में, कहीं पे लिखा होगा भी, देखते हैं। डब्ल्यू ये आ गया हमारा। अच्छा, यहाँ से हम लोग मास भी निकाल सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यूज करते हैं बहुत छोटे मास को निकालने के लिए, मैक्रो मास को, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल के मास को, लाइक प्रोटीन, पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा, इनके मास को निकालने के लिए। अच्छा, ये देखो, ये रहा डीसैलिनेशन इन सी वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? अब अगर ऑस्मोसिस हो रहा था तो तुमने जो भी ऑस्मोसिस जिधर से भी, जिस भी डायरेक्शन में हो रहा है, उस डायरेक्शन में तुम अगर एक ऐसा प्रेशर लगाओ जिसकी वजह से ये ऑस्मोसिस रुक जाए, तुम ऐसा प्रेशर लगाओ जिसकी वजह से ये ऑस्मोसिस जस्ट होना रुक जाए, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो प्रेशर लगेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। इट इज अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा, ताकि इस फ्लो को रोक दिया जाए। ये नहीं कि इतना प्रेशर लगा दिया कि इस साइड से फ्लो इस साइड होने लगा, हायर से लोअर नहीं होना चाहिए, लोअर से हायर कंसंट्रेशन का फ्लो हो रहा था, हमने बस इसको रोक दिया। द प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट स्टॉप दिस फ्लो इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और एसपीएम के थ्रू जाएगा ऑब्वियसली, डीसैलिनेशन इन सी वाटर में यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास पे, ठीक है। बहुत तेजी में हम लोग इस चैप्टर को कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो लास्ट पार्ट है उसमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल गया, किसी को भी नहीं समझ आ रहा है फिर से देख सकते हो वीडियो को। एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होता है? सर एब्नॉर्मल नहीं, एब्नॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या होता है? फॉर अ सब्सटेंस अंडरगोइंग एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, कोई सब्सटेंस जो टूट रहा है या फिर बन रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो हमने, जैसे देखो, जो टूटने से पहले मास था या फिर जो टूटा हुआ मास था, जैसे मान लो अभी सिर्फ टूटने का देते हैं, जब टूटने से पहले का मास था उसको तुम मेजर करो, अगर मास 132 किलो आ रहा है क्या एग्जांपल है सर, 100 किलो आ रहा है, ठीक है, तो जब ये टूट जाएगा, ये तब टूट जाएगा, और फिर जब ये टूटा टूटा पार्ट होगा, इसका जब मास मेजर करोगे तो इसका मास 100 केजी नहीं होगा, 100 केजी नहीं होगा, इससे कम, इससे ज्यादा कुछ होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो टूटने का प्रोसेस है ना, उसमें सम मास जो है वो चेंज कर गया एज अ एनर्जी। देखो, फॉर द सब्सटेंस अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन अ सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइनिंग फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, है ना, either higher or lower from expected value. This experimental determined molar mass is known as abnormal molar mass. जब यही मास तुमने मेजर किया था जो कि एग्जैक्ट सही नहीं आ रहा था, वो मास को हम लोग एब्नॉर्मल मोलर मास कहते हैं। डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। एब्नॉर्मल मोलर मास को समझने के लिए सबसे पहला फैक्टर जो हम समझेंगे वो वेंटॉफ फैक्टर है। वेंटॉफ फैक्टर को आई से डिनोट किया जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और डिवाइडेड बाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कोलिगेटिव वैल्यू, ठीक है, कोलिगेटिव वैल्यू या फिर जो एब्नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इससे देखो, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब्नॉर्मल मोलर मास विल गिव यू द आई का वैल्यू। ऊपर रखना नॉर्मल, नीचे रखना एब्नॉर्मल, यू विल गेट द आई का वैल्यू। वो कितना, उसको कहते हैं हम लोग वेंटॉफ फैक्टर। दिस इज द रेशियो, एक्चुअली दिस इज द रेशियो बिटवीन द नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब्नॉर्मल मोलर मास, ठीक है जी, ठीक है। ये रहा, ये चीजें लगाओ यहाँ पर, सारी चीजें क्लियर होगी मेरे ख्याल में। अब ये रहा सॉल्ट। सॉल्ट जो है, अगर हमारे पास जनरली KCl, NaCl, MgCl2 या फिर MgSO4, Na2SO4, ये सारी चीजें अगर हमें दी होती है तो इसे कैसे तोड़ोगे? तो इन केसेस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जहाँ पे 100% डिसोसिएशन होता है, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। वेयर एज इन द केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे एसोसिएशन की वैल्यू 1 से कम होती है और जनरली हम लोग इसको 1 लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है या फिर यहाँ पे जो हमें दिया गया C6H5, ये बेसिकली बेंजोइक एसिड है, इसके लिए आई की वैल्यू जो है 1/2 है। डिसोसिएशन में देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो, अगर तुम्हारा डिसोसिएशन हो रहा है, अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल टूट रहा है और फिर तुम्हें नॉर्मल मोलर मास निकालना है, तो तुम आई कैसे निकालोगे? यहाँ देखो, ये AXBY कोई सॉल्ट है, इसको हमने तोड़ा तो ये XAY की पॉजिटिव, YBXC नेगेटिव। यहाँ थोड़ा इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन कुछ C रही होगी और ये फाइनली ये सब बन गया होगा। इक्विलिब्रियम पे हम जानते हैं कि ये सारे के सारे इक्वल होंगे, तो हमने यहाँ पे इक्वल किया और ये चीज बनी। अब जब ये चीज बनी तो I इज इक्वल टू Y, ये हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, तो डिसोसिएशन के लिए I का जो फॉर्मूला आता है वो 1 + n-1 इंटू अल्फा आता है। व्हाट इज दिस n? n इज द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस जब वो डिसोसिएट करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जितना पार्टिकल बना डिसोसिएशन के बाद उसको रखना। जैसे अगर KCl है, एग्जांपल लिया मैंने, KCl में I की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। n की वैल्यू क्या है सर? n की वैल्यू है तुम्हारा कि कितने आयंस में वो टूटा है, ठीक है, और एसोसिएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है। अब अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू एब्नॉर्मल मोलर मास या फिर वेंटॉफ फैक्टर से हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे, तो सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी मॉडिफाइड हो जाएगी। क्या होगा उसमें? RLVP तुम्हारा पहले क्या था, डेल्टा P और अपॉन P नॉट, इसको हम लोग I से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेयर एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, तो वहाँ पे I KB इंटू M हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I KF इंटू M, तो यहाँ पे I लग जाएगा, पाई में भी I लग जाएगा, तो I का मल्टीप्लिकेशन ही हो जाता है मोस्ट ऑफ द
जगह। आई निकालना सीख लो। ये डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें हम लोगों को पहले आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लग गए हैं। ठीक है, ये थैंक यू वाला अपडेट भी देते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वाला क्वेश्चन है, तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना।